गहरी पड़ताल में हम इंडिया के पड़ोसियों के साथ उसके कॉम्प्लेक्स रिलेशंस को लेयर बाय लेयर खोलेंगे। हम इंडस वाटर ट्रीटी के लीगल लूपहोल से लेकर सर क्रीक के मार्शी डिस्प्यूट्स तक और ऑपरेशन सिंदूर की प्रिसिजन स्ट्राइक से लेकर अफगानिस्तान में बदलते इक्वेशंस तक सब कुछ कवर करेंगे। बेसिकली ये जियोपॉलिटिक्स का एक मास्टर क्लास होने वाला है, तो तैयार हो जाइए। चलिए लेट्स अनपैक दिस। चलिए शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। टॉपिक नेम इंटरनेशनल रिलेशंस, ब्रॉड माइक्रो थीम, नेबरहुड। तो पाकिस्तान। क्या आप जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी यानी IWT दुनिया की सबसे सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग ट्रीटीज में से एक मानी जाती है? हाँ बिल्कुल, 1960 से तीन वॉर्स के बाद भी ये ट्रीटी चलती रही है, पर अब अचानक से हालात बदल रहे हैं। चलिए इसको आराम से समझते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज इंडस वाटर ट्रीटी, अ ट्रीटी अंडर स्ट्रेस। ओके, सो अ शॉर्ट डेफिनेशन फर्स्ट। बेसिकली ये 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की मदद से हुई एक ट्रीटी है जो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पानी के यूज को रेगुलेट करती है। मोटे तौर पर ईस्टर्न रिवर्स मतलब रावी, बियास, सुतलज इंडिया को मिली और वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम, चनाब का पानी पाकिस्तान को। लेकिन इंडिया को उन पर कुछ स्पेसिफिक राइट्स मिले, समझे? हाँ, आई गेट इट। और इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? सोचिए पहलगाम में एक टेरर अटैक होता है और उसके जवाब में इंडियन गवर्नमेंट 60 साल पुरानी ट्रीटी को अबेंस में रखने यानी कि एक तरह से सस्पेंड करने का डिसीजन लेती है। राइट, एंड दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, है ना? इसके रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस हैं। बिल्कुल। चलिए अब इसके कंटेंट को डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। हाल ही में पहलगाम टेरर अटैक के बाद कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने IWT ऑफ 1960 को अबेंस में रखने का डिसीजन लिया। ये एक बहुत बड़ा कदम है दोस्त। और इसका बैकग्राउंड, व्हाई डज इट मैटर सो मच? ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि इस ट्रीटी में कोई एग्जिट क्लॉज नहीं है। राइट। आर्टिकल 12(4) कहता है कि इसे खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच एक और ड्यूली रैटिफाइड ट्रीटी होनी चाहिए। सो इट्स नॉट सिंपल। तो फिर इंडिया ये कैसे कर रहा है? व्हाट्स द कोर लॉजिक? देखिए, इसका कोर लॉजिक लीगल पोजीशन में है। इंडिया वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज यानी VCLT का पार्टी नहीं है, लेकिन VCLT के आर्टिकल 60 और 62 रिवोकेशन को जस्टिफाई कर सकते हैं। वेट, अबेंस वर्ड VCLT में है क्या? गुड क्वेश्चन। नहीं है, अबेंस VCLT में रिकॉग्नाइज्ड टर्म नहीं है। वहां सस्पेंशन का जिक्र है ऑन द बेसिस ऑफ अ फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। अच्छा, तो क्या इसका कोई लीगल प्रेसिडेंट है? हाँ, 1997 का गाब्जीकोवो नागरमारस का केस इंपॉर्टेंट है। उस केस में ICJ ने हंगरी के ट्रीटी टर्मिनेट करने के आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल या इकोनॉमिक शिफ्ट्स फंडामेंटल चेंजेस नहीं होते, ये याद रखना। तो फिर इंडिया का असली लेवरेज क्या है? इंडिया का लेवरेज उसकी अपर रिपेरियन पोजीशन है। देखिए, इंडिया अब वाटर फ्लो डेटा शेयर करना बंद कर सकता है, रिजर्वॉयर्स को फ्लश कर सकता है जिससे पानी का सडन रिलीज हो। राइट, और हम वेस्टर्न रिवर्स पर अपने परमिटेड स्टोरेज का पूरा यूज भी नहीं करते। एग्जैक्टली। हमारा परमिटेड स्टोरेज 3.60 MAF है, पर हम यूज करते हैं सिर्फ 1 MAF। इरिगेशन पोटेंशियल भी पूरा यूज नहीं हुआ है। और इन वेस्टर्न रिवर्स पर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? मेजर प्रोजेक्ट्स हैं किशानगंगा जो झेलम की ट्रिब्यूटरी है, और चनाब पर रटले, सलाल, बागलीहार। और आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं किरू, पाकलडूल और रटले। ओके, और इस सब का पाकिस्तान पर क्या इंपैक्ट होगा? देखिए, पाकिस्तान की 80% से ज्यादा एग्रीकल्चर और 33% हाइड्रो पावर इंडस बेसिन पर डिपेंड करती है। वाटर फ्लो में कोई भी डिस्ट्रप्शन उनके पंजाब और सिंध प्रोविंसेस के बीच इंटरनल टेंशन बढ़ा सकता है। इनफैक्ट हाल ही में बागलीहार और सलाल डैम से बिना नोटिफिकेशन के पानी छोड़ा भी गया था। करेक्ट। और इन प्रोजेक्ट्स पर जैसे किशनगंगा और रातले पर पाकिस्तान ने हमेशा से ऑब्जेक्शंस उठाए हैं। 2013 में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इंडिया को डाइवर्जन परमिट किया था, बट विद वेरी स्ट्रिक्ट कंडीशंस। तो इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट और लेट्स से UPSC प्रीलिम्स रेलेवेंस क्या है? इस कदम से रीजनल स्टेबिलिटी पर अहम असर पड़ेगा। याद है, चाइना ने भी डोकलम स्टैंड ऑफ के दौरान इंडिया के साथ हाइड्रो डेटा शेयर नहीं किया था। हाँ बिल्कुल। तो ये एक तरह का डिप्लोमेटिक टूल बन गया है। और 2026 में गंगा वाटर ट्रीटी का रिन्यूअल होना है बांग्लादेश के साथ, तो वहां की बातचीत पर भी इसका असर पड़ सकता है। प्रीलिम्स के लिए IWT के आर्टिकल्स, VCLT, ICJ केसेस और इन नदियों पर बने डैम्स, मैप बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत क्रूशियल हैं। सो इन कंक्लूजन IWT को सस्पेंड करना एक पावरफुल डिप्लोमेटिक टूल है, लेकिन इसके लीगल और रीजनल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, सीधी सी बात है। वेट, सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट? आपने बताया कि सलाल और बागलीहार दोनों इसी कैटेगरी में है, इसका मतलब क्या है? गुड क्वेश्चन। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट में पानी का बड़ा स्टोरेज या रेजर्वॉयर नहीं बनाया जाता। ये नदी के नेचुरल फ्लो पर डिपेंड करता है। इससे एनवायरमेंटल इंपैक्ट कम होता है, बट इट ऑल्सो मीन्स इंडिया कांट स्टॉप द वाटर कंप्लीटली, सिर्फ उसके फ्लो को रेगुलेट कर सकता है। याद रखो, लिमिटेड पॉन्डेज दिस पॉसिबल। अच्छा, अब मैप में झेलम और चिनाब दिख रही हैं। कैन यू गिव अ मेमोरी हैक फॉर द रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? UPSC में पूछते हैं। ऑफ कोर्स, जस्ट रिमेंबर दिस सेंटेंस, इन जून कार्स रेस बिटवीन स्टेट्स। ओह नाइस। इंडस, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंपल ना? बिल्कुल। यू मेंशन्ड द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से अलग कैसे है? द की डिफरेंस इज कंसेंट। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जैसे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन हेग एक ट्राइब्यूनल है जो स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स के लिए पार्टीज के कंसेंट से सेटअप किया जाता है। ICJ UN का प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। आर्बिट्रेशन अक्सर फास्टर और ज्यादा स्पेशलाइज्ड माना जाता है। ओके, सोर्सेज में एंटीसीडेंट रिवर्स टर्म यूज हुआ था फॉर इंडस एंड सतलज। व्हाट डज दैट मीन एग्जैक्टली?
इसका मतलब है कि ये नदियां हिमालयाज के बनने से पहले से अस्तित्व में थी। जैसे जैसे माउंटेन्स ऊपर उठ रहे थे, ये नदियां इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बनाया, क्रिएटिंग डीप गॉर्जेस। इसीलिए ये तिब्बत में ओरिजिनेट होती हैं और हिमालयस के बीच से बहती हैं। कूल ना? वाओ, दैट इज कूल। लास्ट क्वेश्चन इस पर, इंडिया वेस्टर्न रिवर्स पर अपना पूरा पोटेंशियल क्यों नहीं यूज कर पाया है अब तक? मेन रीजंस हैं डिफिकल्ट टेरेन इन जे फंडिंग इश्यूज और ऑफ कोर्स पाकिस्तान से कांस्टेंट पॉलिटिकल और लीगल चैलेंजेस जिससे प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं। गॉट इट। चलो एक बार इसको बोलकर प्रैक्टिस करते हैं। Now pause and practice saying IWT has no exit clause, but Article 62 of VCLT allows suspension based on a fundamental change of circumstances. तो इसका मिनी रिकैप। In short, by putting the IWT in abeyance, India is using its geographical advantage as an upper riparian state for strategic leverage, despite complex legal limitations. ओके, दिस इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। हमने अभी देखा कि कैसे एक ट्रीटी को स्ट्रेटेजिक टूल की तरह यूज किया जा सकता है। अगर ऐसी ही डीप इनसाइट्स और क्लियर एनालिसिस पसंद आ रहे हैं तो एक सेकंड लीजिए, सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, और अगर ये एनालिसिस वैल्यूएबल लग रहा है तो सुपर थैंक्स यूज करने या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करने पर विचार करें फॉर एक्सक्लूसिव नोट्स एंड कंटेंट। आपका सपोर्ट हमें और भी डीप डाइव्स लाने में हेल्प करता है। चलिए अब देखते हैं कि मिलिट्री फ्रंट पर क्या हुआ। हाँ, तो इमेजिन कीजिए 24 प्रिसिजन स्ट्राइक्स, 9 टारगेट्स पर एक हॉस्टाइल कंट्री में, और सब कुछ 25 मिनट के अंदर कंप्लीट। दिस इजंट अ मूवी स्क्रिप्ट, दिस वाज ऑपरेशन सिंदूर। सही में। तो अगला टॉपिक है ऑपरेशन सिंदूर एंड द मल्टी प्रोंग्ड रिस्पॉन्स। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन ये है कि पहलगाम अटैक के जवाब में इंडिया ने सिर्फ मिलिट्री एक्शन ही नहीं लिया, बल्कि इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और कल्चरल फ्रंट्स पर भी पाकिस्तान पर प्रेशर बनाया। इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिटेलिएशन। और इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल? सोच के देखिए, एक तरफ ब्रह्मोस मिसाइल्स पाकिस्तानी एयर बेसिस को टारगेट कर रही हैं और दूसरी तरफ इंडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तानी कंटेंट हटाने के लिए कहा जा रहा है। दिस शोज अ 360 डिग्री रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी। बिल्कुल। तो इसके कंटेंट पर आते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है इसका? इंट्रोडक्शन ये है कि द रिस्पॉन्स वाजंट जस्ट वन एक्शन बट अ सीरीज ऑफ कैलकुलेटेड मूव्स। इंपोर्ट्स फ्रीज, पोस्टल लिंक्स सस्पेंड, पाक फ्लैट शिप्स पर बैन और करतारपुर कॉरिडोर को बंद करना, ये सब एक साथ हुआ। और इसका लीगल स्टैंडिंग क्या था? व्हाट वाज द बैकग्राउंड? इंडिया ने आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर इन्वोक किया, जो कि है राइट टू सेल्फ डिफेंस। इसके अलावा इंडिया ने अनविलिंग और अनेबल डॉक्ट्रिन का भी इस्तेमाल किया, जिससे उन नॉन स्टेट एक्टर्स, टेररिस्ट्स को टारगेट किया गया जिन्हें पाकिस्तान कंट्रोल करने में अनविलिंग या अनेबल है। अच्छा, अब आते हैं कोर लॉजिक पर। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, 24 प्रिसिजन स्ट्राइक्स हुई 9 टारगेट्स पर पाकिस्तान और पीओके में। फोकस सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर था, मिलिट्री या सिविलियन फैसिलिटीज पर नहीं। और इसमें एटलीस्ट 100 टेररिस्ट के न्यूट्रलाइजेशन का दावा किया गया। और टारगेट्स क्या थे? की पाकिस्तानी एयरबेसेस जैसे भुलारी, जाकुबाबाद, मुरीद, सरगोदा, इन सबको स्ट्राइक किया गया। वाओ! और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई? प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस जैसे ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइल्स। इंडिया के आर्मी एयर डिफेंस ने कामिकाजे ड्रोन्स बाइकायोंगा 3 को भी न्यूट्रलाइज किया। दिस इज हाईटेक वॉरफेयर दोस्त। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट और प्रीलिम्स रेलेवेंस? ये ऑपरेशन इंडिया के शिफ्ट को दिखाता है टुवर्ड्स अ मोर प्रोएक्टिव एंड ऑफेंसिव डिफेंस पोस्चर। प्रीलिम्स के लिए याद रखो आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर, अनविलिंग और अनेबल डॉक्ट्रिन, मिसाइल्स के नाम ब्रह्मोस, स्कैल्प और पाकिस्तानी एयरबेसेस की लोकेशंस फॉर मैप बेस्ड क्वेश्चंस। राइट। सो इन कंक्लूजन, India's response was a clear message. The cost of sponsoring terror will be severe and multidimensional. ओके, अ फ्यू क्वेश्चंस। आपने अनविलिंग और अनेबल डॉक्ट्रिन मेंशन किया। कैन यू सिंप्लीफाई दैट फॉर अस? बेसिकली इंटरनेशनल लॉ किसी भी देश की सॉवरेनिटी की रेस्पेक्ट करता है। आप ऐसे ही किसी दूसरे देश में एंटर नहीं कर सकते। लेकिन ये डॉक्ट्रिन एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है। अगर कोई देश अनविलिंग है, मतलब वो रोकना नहीं चाहता, या अनेबल है, मतलब उसके पास कैपेसिटी नहीं है अपनी जमीन पर टेररिस्ट को रोकने की, तो आपको सेल्फ डिफेंस में उनकी टेरिटरी में एंटर करके उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने का राइट है। अच्छा, व्हाट इज अ नोटम? नोटिस टू एयरमेन, इसका यूज कैसे हुआ? नोटम एक नोटिस होता है जो एविएशन अथॉरिटीज के साथ फाइल किया जाता है टू अलर्ट एयरक्राफ्ट पायलट्स ऑफ पोटेंशियल हैजर्ड्स। मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान कंट्रीज नोटम्स इशू करके कुछ एरियाज में एयर स्पेस बंद कर देती हैं ताकि सिविलियन एयरक्राफ्ट गलती से टारगेट ना हो जाएं। इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर। गॉट इट। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टारगेटिंग स्पेसिफिक एयरबेसेस लाइक सरगोधा और जाकुबाबा? ये कोई आम एयरफील्ड्स नहीं है। सरगोदा फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान एयरफोर्स का एक मेजर सेंट्रल एयरबेस है। उसे सिटाडेल भी कहते हैं। ऐसे हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट करना डीप इंटेलिजेंस और बॉर्डर के काफी अंदर तक स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करता है। सोर्सेज में सार्क कन्वेंशन ऑन सप्रेशन ऑफ टेररिज्म जैसी ट्रीटीज का भी जिक्र था। आर दीज इफेक्टिव? दैट्स द की क्वेश्चन। जबकि ये ट्रीटीज ऑन पेपर एग्जिस्ट करती हैं और टेरर को क्रिमिनलाइज करने का मैंडेट देती हैं, उनका इन्फोर्समेंट बहुत वीक है। जब एक मेंबर स्टेट जैसे पाकिस्तान पर ही टेरर स्पॉन्सर करने के आरोप लगते हैं तो कन्वेंशन की इफेक्टिवनेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। दे आर डिप्लोमेटिक टूल्स मोर देन एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स। राइट। इतने सारे ऑपरेशंस हैं, इनके नाम कैसे याद रखें? चलो इनको लिंक करने की कोशिश करते हैं। रिडल 1965 was India's answer to Pakistan's riddle. Cactus Lily 1971 sounds delicate but it was a powerful air assault for Bangladesh's birth. मेघदूत 1984 मतलब क्लाउड मैसेंजर, जो हाई एल्टीट्यूड सियाचिन को सिक्योर करने के लिए फिटिंग है। बंदर 2019 एक कोड नेम था, जैसे बालाकोट में एक बंदर का सरप्राइज अटैक। नाम को इवेंट से लिंक करके प्रैक्टिस करो। ग्रेट आइडिया, सो लेट्स प्रैक्टिस दिस वन। प्रैक्टिस सेइंग
India's response invoked Article 51 of the UN Charter and the unwilling or unable doctrine to justify targeting non-state actors in Pakistan. And a mini recap. In short, India's retaliation was a multi-domain strategy, combining military precision, Operation Sindoor, with economic and diplomatic pressure to impose significant costs on Pakistan. अच्छा, अब कुछ और की कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं जो इंडिया-पाकिस्तान रिलेशंस को डिफाइन करते हैं. What do a line on a map, a bias perspective, and a wargaming strategy have in common? They are all crucial concepts to understand the India-Pakistan dynamic. Our next topic: LOC, hyphenation, and red teaming. Okay, so short definitions first. LOC. Line of control. It's not an international border, but a de facto boundary separating Indian and Pakistani controlled parts of J&K. Hyphenation. Treating India and Pakistan as a single linked entity in foreign policy. For example, अगर आपके US president India आते, तो पाकिस्तान भी जाते. And red teaming. A military strategy, जहां आप एक टीम बनाते हैं to think and act like your enemy, ताकि आप अपने ही plans में weaknesses ढूंढ सकें. Can you give a real-life example for hyphenation? For years, US policy hyphenated थी. A decision on India was always linked to its impact on Pakistan. India ने de-hyphenation के लिए बहुत मेहनत की है, urging the world to see it on its own merits, not just as Pakistan's rival. Makes sense. Let's discuss the content. Introduction क्या है इसका? Introduction ये है कि beyond the immediate conflicts, कुछ underlying concepts हैं जो इस relationship को define करते हैं. Okay, background of the LOC. The story of the LOC starts from the Karachi Agreement of 1949, जिसने ceasefire line बनाई. The 1972 Simla Agreement ने इसका नाम बदलकर Line of Control कर दिया. It's about 740 kilometers long. Core logic क्या है इन concepts का? Let's start with LOC details. ये संगम इन कश्मीर से शुरू होकर एक पॉइंट NJ9842 तक जाती है, सियाचिन ग्लेशियर के पास. की पॉइंट ये है, इट्स अ होल्डिंग लाइन फॉर द मिलिट्रीज, नॉट अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल बॉर्डर. और dehyphenation. ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर गोल रहा है. इसका मतलब है कि मेजर पावर्स जैसे यूएस के साथ इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करना, विदाउट बीइंग कॉन्स्टेंटली व्यूड थ्रू द प्रिज्म ऑफ द इंडिया-पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट. And what about red teaming? इंडिया का वर्जन क्या है? इंडिया का वर्जन है विदुर वक्ता, इंस्पायर्ड बाय महाभारत. इसे रेड 4 यूनिट हैंडल करती है अंडर ARTRC इन शिमला. They challenge military plans using war games, paper-based या sand models, to find flaws before they are executed. The term comes from war games. Red is the enemy, blue is the home team. तो इसका real world impact और prelims relevance. देखिए, इन टर्म्स को समझना मेन्स आंसर्स के लिए वाइटल है. डिहाइफिनेशन इंडिया का ग्रोइंग ग्लोबल स्टैचर दिखाता है. रेड टीमिंग एक कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ मिलिट्री में नहीं, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और साइबर सिक्योरिटी में भी एप्लीकेबल है. And the conclusion? अच्छा, कुछ सवाल. Yes. Why is the distinction between a line of control and an international border so important? It's legally and politically massive. एक इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों कंट्रीज और दुनिया रिकॉग्नाइज करती है. उसे क्रॉस करना इज एन एक्ट ऑफ वॉर. LOC एक टेम्पररी अरेंजमेंट है जो कॉन्फ्लिक्ट से निकलता है. इट्स मोर वॉलेटाइल और दूसरी तरफ की टेरिटरी पर क्लेम्स गिव अप नहीं किए जाते. इसीलिए सीज फायर वायोलेशंस LOC पर होते हैं, आमतौर पर एक पीसफुल इंटरनेशनल बॉर्डर पर नहीं. You said the LOC ends at point NJ9842. What happens after that? That's the million-dollar question that led to the Saigon conflict. 1972 agreement ने NJ9842 के आगे लाइन को डिमार्केट नहीं किया, बस इतना कहा कि trans, thence not to the glaciers. इस ambiguity को पाकिस्तान ने एक्सप्लॉइट किया, leading to India launching Operation Meghdoot in 1984 to secure the Siachen Glacier. Interesting. Who is Vidur in the Mahabharat and why is the model named Vidur Vakta? विदुर कौरवा कोर्ट में वाइस प्राइम मिनिस्टर थे, जो अपनी फोरसाइट और राज्य के भले के लिए कड़वी सच्चाई बोलने के लिए जाने जाते थे, इवन व्हेन इट वाज अनपॉपुलर. विदुर वक्ता, विदुर द स्पीकर, एक रेड टीम के एसेंस को परफेक्टली कैप्चर करता है, टू स्पीक अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स एंड चैलेंज असम्पशंस ताकि फाइनल प्लान स्ट्रांग बने. इट्स अ ग्रेट कल्चरल कनेक्ट. So is dehyphenation fully successful? लार्जली यस. मेजर पावर्स जैसे यूएसए, रशिया और फ्रांस के साथ इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक मेरिट पर रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश कर ली हैं. लेकिन रीजनल कॉन्टेक्स्ट में या कश्मीर पर डिस्कशंस में हाइफिनेशन अनफॉर्चुनेटली अभी भी कभी-कभी आ जाता है. Last question on this. Where is ARTRTC located? द आर्मी ट्रेनिंग कमांड या ARTC का हेडक्वार्टर्स शिमला में है. ये इंडियन आर्मी का ब्रेन है जो डॉक्ट्रिन और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजीज फॉर्मुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. याद रखना, शिमला. Great. Let's do the practice cue. Practice saying the Simla Agreement of 1972 renamed the ceasefire line as the line of control, which is a holding line and not an international border. And the mini recap? In short, the India-Pakistan relationship is shaped by historical lines like the LOC, diplomatic goals like dehyphenation, and internal strategic processes like red teaming. चलिए, अब रीजनल डिस्प्यूट्स की बात करते हैं. इमेजिन एक 96 किलोमीटर का मार्शलैंड, इतना इनसिग्निफिकेंट कि उसका नाम एक ब्रिटिश ऑफिसर पर रखा गया और अब वो दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच एक मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन है. That's Sir Creek for you. Topic name: Sir Creek, the muddy waters of contention. Short definition? It's a 96-kilometer estuary in the Run of Kutch, separating Gujarat in India from Sindh in Pakistan. The dispute is about where the boundary line lies in this creek. Real life example? Think of it like two neighbors arguing over the exact location of the fence between their properties. लेकिन यहाँ fence decide करती है control over a huge area of the sea and its resources, potentially worth billions in oil and gas. The stakes are high. Let's get into the content. Introduction ये है कि यह dispute दो पुराना है.
पाकिस्तानी ड्रोन इंकर्जन्स और बढ़ती मिलिट्री एक्टिविटी के कारण फिर से सरफेस हुआ है। इसका बैकग्राउंड ये है कि ओरिजिनली इसका नाम बनगंगा था। ब्रिटिश राज के दौरान ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। अच्छा, तो कोर लॉजिक क्या है? दोनों के क्लेम्स क्या हैं? पाकिस्तान का क्लेम है द एंटायर क्रीक। वो 1914 के बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन को साइट करते हैं और कहते हैं कि बाउंड्री क्रीक के ईस्टर्न बैंक पर है, द ग्रीन लाइन। और इंडिया का क्लेम? इंडिया कहता है कि बाउंड्री चैनल के बीच में होनी चाहिए, फॉलोइंग द थालवेक प्रिंसिपल। यह प्रिंसिपल कहता है कि एक नेविगेबल रिवर के लिए बाउंड्री चैनल के सबसे गहरे हिस्से को फॉलो करती है। इंडिया इसे 1925 के मैप से सपोर्ट करता है और आर्ग्यू करता है कि क्रीक हाई टाइड के दौरान नेविगेबल है। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? प्रीलिम्स के लिए क्या रेलेवेंट है? देखिए, ये सिर्फ एक मार्शलैंड के बारे में नहीं है। क्रीक में बाउंड्री अरेबियन सी में मैरीटाइम बाउंड्री को डिटरमिन करती है। इससे दोनों देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स ईजेड्स और कॉन्टिनेंटल शेल्फ राइट्स पर असर पड़ता है, जो फिशिंग राइट्स और ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन के लिए क्रूशल है। स्ट्रेटेजिकली इंडिया के मेजर पोर्ट्स जैसे मुंद्रा और कंडला पास में ही हैं। और क्रूशली 1972 शिमला एग्रीमेंट थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को प्रोहिबिट करता है। So the conclusion is, Sir Creek is a classic example of how a seemingly small territorial dispute can have massive strategic and economic implications. okay, questions. What is this Thalweg principle exactly? Sounds very technical. It's a principle in international law. Thalweg एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है वैली वे। ये रिवरबेड के सबसे नीचे या गहरी पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को रेफर करता है। आइडिया यह है कि ये लाइन मेन नेविगेबल चैनल को रिप्रेजेंट करती है और उस लाइन के साथ रिवर को डिवाइड करना फेयर है ताकि दोनों देश नेविगेशन के लिए यूज कर सके। अच्छा, तो पाकिस्तान क्यों डिस्प्यूट करता है कि क्रीक नेविगेबल नहीं है? क्योंकि अगर इसे नेविगेबल नहीं माना जाता तो थालवेक प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। वो आर्ग्यू करते हैं कि ये सिर्फ एक टाइडल एस्चुरी है। उसकी नेविगेबिलिटी को रिजेक्ट करके वो अपने 1914 के मैप क्लेम पर फॉल बैक कर सकते हैं और पूरा क्रीक हासिल कर सकते हैं। इट्स अ लीगल टैक्टिक। Got it. What is an EEZ, Exclusive Economic Zone? अंडर द यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉस, एन EEZ एक एरिया ऑफ द सी है जो एक देश के कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड होता है। इस जोन में कोस्टल स्टेट के पास सारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर, एक्सप्लॉइट, कंजर्व और मैनेज करने के सॉवरेन राइट्स होते हैं। तो जहां सर क्रीक खत्म होता है वहीं से EEZ शुरू होता है। So if the Simla Agreement bans third-party intervention, how can this ever be solved? It has to be solved bilaterally through talks between India and Pakistan. इसीलिए ये इतने लंबे समय से अटका हुआ है। इसके लिए दोनों तरफ से पॉलिटिकल विल की जरूरत है, जो अक्सर मिसिंग रहती है। The source mentions Mundra and Kandla ports. Why are they so important? कंडला अब दीनदयाल पोर्ट इंडिया के मेजर पब्लिक पोर्ट्स में से एक है, ग्रेन और ऑयल इंपोर्ट्स के लिए क्रूशल। मुंद्रा इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है, एक मैसिव कमर्शियल हब। इनकी प्रॉक्सिमिटी एक डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया से सर क्रीक की सिक्योरिटी को इंडिया के ट्रेड के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बना देती है। ठीक है. Let's do the practice cue for this. Practice saying India's claim in Sir Creek is based on the Thalweg principle, while Pakistan's claim is based on a 1914 resolution marking the eastern bank as the boundary. Mini recap. In short, the Sir Creek dispute is a deadlock over applying the Thalweg principle, with significant implications for maritime boundaries and resource rights in the Arabian Sea. अच्छा, अब आते हैं फाइनेंशियल प्रेशर पर. How do you discipline a country financially? International bodies like the ADB, IMF and the FATF act as global financial headmasters, or Pakistan is often in their classroom. So, the next topic, financial institutions and Pakistan. Short definition. ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोन्स प्रोवाइड करती हैं, ADB, IMF, या फाइनेंशियल क्राइम्स जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को मॉनिटर करती हैं, FATF, और ये अक्सर अपनी मदद के साथ स्ट्रिक्ट कंडीशंस जोड़ती हैं। Real life example. इमेजिन पेरेंट्स पॉकेट मनी दे रहे हैं, पर सिर्फ तब जब उन्हें एक्सपेंस रिपोर्ट दिखाई जाए और प्रॉमिस किया जाए कि पैसा फालतू चीजों पर खर्च नहीं होगा। IMF कुछ ऐसा ही देशों के साथ करता है, बट ऑन अ $1 billion स्केल, demanding economic reforms in exchange for loans. Perfect analogy. Let's get into the content. इंट्रोडक्शन ये है कि हम देखते हैं ADB ने पाकिस्तान को $800 मिलियन का लोन अप्रूव किया है, जबकि इंडिया उसके गिरते टैक्स टू GDP रेशियो और बढ़ते डिफेंस स्पेंडिंग पर कंसर्न्स रेज कर रहा है। And the background on these institutions? ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में फाउंड हुआ, HQ मनीला में। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 का G7 इनिशिएटिव है, अ ग्लोबल वॉचडॉग, और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 का एक ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है जो शॉर्ट मीडियम टर्म लोन्स देता है फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स BOP इश्यूज। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? इंडिया का ऑब्जेक्शन क्या था ADB लोन पर? इंडिया ने पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशियो 9.2% तक गिर गया है, जो रीजनल एवरेज 19% से बहुत कम है। फिर भी उनका डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ रहा है। ये डेवलपमेंट लोन्स के रिस्पॉन्सिबल यूज पर सवाल उठाता है। और FATF का रोल? इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट पर वापस आए। इसके लिए एक मेंबर लेड नॉमिनेशन और प्लेनरी अप्रूवल चाहिए। ग्रे लिस्ट में होने से किसी देश के लिए इंटरनेशनल लोन्स और इन्वेस्टमेंट पाना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान FATF का मेंबर नहीं है, बट एशिया पैसिफिक ग्रुप APG का हिस्सा है। इंडिया दोनों का मेंबर है। राइट। और IMF और पाकिस्तान का क्या सीन है? IMF की टीम ने पाकिस्तान में एक गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक GCD कंडक्ट किया। ये 7 बिलियन 37 मंथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF का हिस्सा था। EFF उन देशों के लिए है जिनके पास सीरियस स्ट्रक्चरल BOP प्रॉब्लम्स हैं। ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट SBA से अलग है, जो शॉर्ट टर्म BOP इश्यूज के लिए होता है। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट और प्रीलिम्स रेलेवेंस क्या है?
फैट एफ ग्रे लिस्टिंग का किसी देश की इकोनॉमी पर रियल इंपैक्ट पड़ता है। प्रीलिम्स के लिए HQs याद रखो, ADB मनीला, IMF वॉशिंगटन DC, फाउंडिंग ईयर्स, की रिपोर्ट्स जैसे IMF का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और SBA और EFF के बीच का डिफरेंस। इंडिया का वोटिंग शेयर IMF में 2.75%, 8th लार्जेस्ट, भी एक की फैक्टर। So the conclusion. इंटरनेशनल फाइनेंशियल बॉडीज मॉडर्न डिप्लोमेसी का एक की अरीना है, जहां इकोनॉमिक डेटा और ग्लोबल नॉर्म्स के साथ कंप्लायंस को स्टेट क्राफ्ट के टूल्स की तरह यूज किया जाता है। Okay, a few questions. What is this balance of payments BOP problem we keep hearing about? सिंपली पुट, ये एक देश में आने वाले सारे पैसे और देश से बाहर जाने वाले सारे पैसे के बीच का डिफरेंस है। अगर पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है इंपोर्ट्स, लोन्स के लिए, और अंदर कम आ रहा है एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट से, तो आपके पास BOP क्राइसिस है। आपके पास फॉरेन करेंसी जैसे US डॉलर्स खत्म हो रही है अपने बिल्स पे करने के लिए, तब आप IMF के पास जाते हैं। The table shows EFF is for structural issues. What does that mean? इसका मतलब है कि प्रॉब्लम सिर्फ एक टेम्पररी कैश क्रंच नहीं है। देश की इकोनॉमी में डीप रूटेड इश्यूज हैं। हो सकता है टैक्स सिस्टम टूटा हुआ हो, स्टेट ओन्ड कंपनीज इनएफिशिएंट हो, या करप्शन बहुत ज्यादा हो। एक EFF लोन इन स्ट्रक्चर्स को ठीक करने की कंडीशंस के साथ आता है, ना कि सिर्फ एक कैश बेल आउट। इसीलिए ये एक लंबा प्रोग्राम होता है, 3 से 4 साल विद अ लॉन्गर रीपेमेंट पीरियड। अच्छा, how does the FATF plenary make decisions? प्लेनरी में डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो साल में 3 बार मिलती है। डिसीजंस आमतौर पर 40 मेंबर्स के बीच कंसेंसस से लिए जाते हैं। किसी देश को ग्रे लिस्ट पर डालने के लिए एक मेंबर को उसे नॉमिनेट करना होता है और फिर प्लेनरी को अग्री करना होता है। You mentioned India is a member of APG and FATF, but Pakistan is only an APG. Does that give India an advantage? Yes, it does. As a full FATF member, इंडिया की प्लेनरी में डायरेक्ट वॉइस है, जहां फाइनल डिसीजन लिया जाता है। वो एविडेंस प्रेजेंट कर सकता है और दूसरे मेंबर्स को डायरेक्टली लॉगी कर सकता है। पाकिस्तान को APG रिव्यू प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उसके पास मेन डिसीजन मेकिंग टेबल पर सीट नहीं है। The IMF has a quota-based voting system. Is that fair? ये ग्लोबल गवर्नेंस में एक बहुत बड़ी डिबेट है। सिस्टम बड़ी इकोनॉमीज जैसे US, जिसका 17% कोटा है, को ज्यादा पावर देता है। डेवलपिंग कंट्रीज आर्ग्यू करती हैं कि ये अनफेयर है और मॉडर्न वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट नहीं करता। लेकिन लॉजिक ये है कि जो देश फंड में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनका उसके चलाने में ज्यादा कहना होना चाहिए। इट्स अ कंटेंशियस इशू। Okay, let's practice this one. Practice saying the IMF's Extended Fund Facility EFF is for medium-term structural BOP issues, whereas a standby arrangement SBA is for short-term temporary BOP issues. Mini recap. In short, India uses forums like the FATF and ADB to apply financial and regulatory pressure on Pakistan, complementing its military and diplomatic actions. अब आगे बढ़ते हैं. From a historic corridor of peace to a terror fundraising hub, सब कुछ डजन किलोमीटर्स के दायरे में. ये सेक्शन एक्सप्लोर करता है contrasting sites of करतारपुर and मुरीद के. Right. Topic. Internal developments and Sikh pilgrimage sites. So corridors of faith and centers of terror. इसकी डेफिनेशन क्या होगी? This covers key locations in Pakistan relevant to India. सिख गुरुद्वाराज जैसे लंकाना साहिब और करतारपुर साहिब, और लिलिटी टेरर हेडक्वार्टर्स इन मुरिद के। Let's discuss this. First, Sikh Pilgrims Visa. हाँ, ननकाना साहिब गुरु नानक देव जी का बर्थ प्लेस है, बोर्न 1499। ये 1921 मैसेकर की साइट भी है, जो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट में एक की इवेंट था। इससे सिख गुरुद्वाराज एक्ट ऑफ 1925 बना और SGPC का कंट्रोल आया। और करतारपुर साहिब कॉरिडोर? एक वीजा फ्री कॉरिडोर जो डेरा बाबा नानक इंडिया को गुरुद्वारा दरबार साहिब पाकिस्तान से जोड़ता है, जहां गुरु नानक ने अपने आखिरी 18 साल बिताए। ये 2019 में उनकी 550th बर्थ एनिवर्सरी पे इनॉग्रेट हुआ था। और इसके आगे? मुरिद के प्लेस इन न्यूज बैंड टेरर आउटफिट LET यहां अपने हेडक्वार्टर्स को रीबिल्ड करने के लिए फंड्स रेज कर रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डिस्ट्रॉय हो गया था। Really? ये टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर की रेजिलियंस दिखाता है। Also, ऑपरेशन महादेव का जिक्र है। हाँ, 3 टेररिस्ट वर किल्ड इन लिडवास एरिया ऑफ श्रीनगर। पहलगाम अटैक में उनका रोल इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ये ऑनगोइंग काउंटर टेरर ऑपरेशंस को शो करता है। Okay. Questions. What was the Gurdwara reform movement? अर्ली 20th सेंचुरी में बहुत से हिस्टोरिकल सिख गुरुद्वाराज हेरिडिटरी प्रीस्ट्स या महंस के कंट्रोल में थे, जो अक्सर करप्ट थे। अकाली मूवमेंट ने एक पीसफुल स्ट्रगल शुरू किया इन गुरुद्वारों को उनके कंट्रोल से आजाद कराने और उन्हें सिख्स की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी को सौंपने के लिए। ननकाना मैसेकर एक ब्रूटल टर्निंग पॉइंट था, जिसने इस मूवमेंट के लिए सपोर्ट को गैल्वनाइज किया। The Kartarpur corridor is visa free. How does that work technically? पिलग्रिम्स को अभी भी ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ता है इन एडवांस, और एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉराइजेशन लेना होता है। वो स्पेसिफिक डेज पर ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान को एक सर्विस फी पे करते हैं और उसी दिन वापस आना होता है। तो ये एक कंप्लीटली ओपन बॉर्डर नहीं है, बट इट रिमूव्स द cumbersome वीजा प्रोसेस। Got it. Let's practice. Practice saying the Kartarpur corridor connects Dera Baba Nanak in India to Gurdwara Darbar Sahib in Pakistan, the final resting place of Guru Nanak Dev Ji. And the mini recap. In short, Pakistan holds sites of immense religious significance for India which coexist with active terror infrastructure, creating a complex and often contradictory relationship. अब एक नए अलायंस की बात करते हैं. What happens when one of the richest oil kingdoms signs a mutual defense pact with the only Islamic nuclear power? It sends ripples across the entire region. The next topic, the Saudi-Pakistan Mutual Defense Pact. Short definition. A new pact जहां सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान अग्री हुए हैं कि एक बार अटैक दोनों पर अटैक माना जाएगा। Let's discuss the pact. ये एक मेजर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट है, स्पेशली आफ्टर इजराइल स्ट्राइक ऑन कतार। और इसमें एक न्यूक्लियर एंगल भी है। हाँ,
पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेट किया कि देश का न्यूक्लियर प्रोग्राम विल बी मेड अवेलेबल टू सऊदी अरेबिया इफ नीडेड। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। पहले से ही ऐसी रिपोर्ट्स आती रही हैं कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंड किया था। What's the historical context? पाकिस्तान ने पहले भी अपनी ट्रूप सऊदी अरेबिया में स्टेशन की हैं, 20,000 ट्रूप्स ड्यूरिंग 1979-1989। और इसके implications for India? ये इंडिया के बैलेंसिंग एक्ट को कॉम्प्लिकेट करता है। इंडिया सऊदी अरेबिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और एक मेजर ऑयल बायर। इंडियन डायस्पोरा वहां सबसे बड़ी है और बहुत वैल्यूड है। Okay, my question is, nuclear program will be made available. इसका आखिर मतलब क्या हो सकता है? इट्स डिलिबरेटली एम्बिगुअस। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। फ्रॉम शेयरिंग टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइडिंग अ न्यूक्लियर अम्ब्रेला, मतलब एक प्रॉमिस कि अगर सऊदी पर अटैक हुआ तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन से रिटेलिएट करेगा, टू एक्चुअली स्टेशनिंग पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स ऑन सऊदी सॉइल। इनमें से कोई भी ऑप्शन मिडिल ईस्ट में टेंशंस को ड्रामेटिकली एस्केलेट कर देगा। How does this affect India's relationship with Saudi Arabia? इंडिया को एक डेलिकेट डिप्लोमेटिक डांस करना पड़ेगा। उसे सऊदी ऑयल चाहिए और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की वैल्यू है। वो इस पैक्ट को ओपनली कंडेम नहीं कर सकता, लेकिन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंगल को लेकर एक्सट्रीमली कंसर्न्ड होगा। इंडिया लाइकली बैक चैनल डिप्लोमेसी यूज करके एश्योरेंसेस मांगेगा और पैक्ट के स्कोप को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेगा। Let's do the practice cue. Practicing. The new Saudi-Pakistan Mutual Defense Agreement includes a potential nuclear dimension, which complicates India's strategic calculations in the Middle East. Mini recap. In short, the Saudi-Pakistan Pact creates a powerful new military bloc in the Middle East with a concerning nuclear undertone, forcing India to navigate its relationships in the region carefully. चलिए, अब हम पूर्वी सीमा और उससे आगे बढ़ते हैं। Rivers don't recognize borders, but countries do. और जब 54 नदियां एक देश से दूसरे देश में जाती हैं, you have a recipe for constant negotiation. हाँ, बिल्कुल. So our next section is Bangladesh, water, trade and tensions. Short definition. This section covers India's relationship with Bangladesh, focusing on the long-standing issue of water sharing from transboundary rivers and recent trade restrictions imposed by India. Real life example. Imagine आप और आपके पड़ोसी एक वाटर सोर्स शेयर करते हैं। आप अपस्ट्रीम रहते हैं। अगर आप ज्यादा पानी यूज करते हैं तो आपके पड़ोसी को कम मिलता है। अब इस प्रॉब्लम को 54 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। That's the India-Bangladesh water situation. Very clear. Let's get into the content. इंट्रोडक्शन ये है कि जबकि इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस आमतौर पर फ्रेंडली हैं, वाटर शेयरिंग और ट्रेड इम्बैलेंसेस जैसे इश्यूज पर्सिस्टेंट चैलेंजेस हैं। जॉइंट रिवर कमीशन (JRC) इन्हीं मुद्दों पर डिस्कस करने के लिए मिलने वाली है। Core logic क्या है वाटर शेयरिंग का? द स्केल। इंडिया और बांग्लादेश 54 ट्रांसबाउंडरी रिवर्स शेयर करते हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। बांग्लादेश 14 स्पेसिफिक रिवर्स डिस्कस करना चाहता है, जिसमें गैंजीज, अतराई और तेंतुलिया शामिल हैं। और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस का कोर लॉजिक? देखिए, इंडिया ने बांग्लादेशी गारमेंट्स का इंपोर्ट सभी लैंड पोर्ट्स के जरिए प्रोहिबिट कर दिया है। दूसरे आइटम्स जैसे फ्रूट्स, जूसेस, फर्नीचर भी रिस्ट्रिक्टेड हैं। इंपोर्ट्स अब सिर्फ कोलकाता और नावा शिवा सी पोर्ट्स के थ्रू अलाउड हैं विद इंस्पेक्शंस। और इसका रीजन क्या है? ये एक रेसिप्रोकल एक्शन है। बांग्लादेश ने पहले इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स पर कुछ लैंड पोर्ट्स के जरिए बैन लगाया था। इसका बांग्लादेश पर क्या इंपैक्ट है? इससे बांग्लादेशी गुड्स को इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न मार्केट्स का इजी एक्सेस नहीं मिलता और उनके $700 मिलियन के एक्सपोर्ट्स को नुकसान हो सकता है। सेपरेटली इंडिया ने जूट इंपोर्ट्स पर भी बैन लगाया है, डंपिंग और सब्सिडीज का हवाला देकर। तो इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट और प्रीलिम्स रेलेवेंस? बांग्लादेश इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया में। टोटल ट्रेड 14 बिलियन से ज्यादा है, विद अ सरप्लस इन इंडियाज फेवर। ये रिस्ट्रिक्शंस इस बड़े ट्रेड रिलेशनशिप में फ्रिक्शन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। और इसीलिए कालादान प्रोजेक्ट जैसी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एग्जैक्टली। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कोलकाता को मिजोरम से म्यांमार के रास्ते जोड़ता है, बाईपासिंग बांग्लादेश। मैप में देखें तो राउट है कोलकाता सी, सिटवे, म्यांमार पोर्ट, पालेथवा रिवर, जोरिनपुई, मिजोरम। ये इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक की प्रोजेक्ट है। द रिलेशनशिप इज अ मिक्स ऑफ कोऑपरेशन ऑन ट्रांजिट एंड कॉम्पिटिशन ऑन ट्रेड एंड वाटर, रिक्वायरिंग कंटिन्यूअस डायलॉग टू मैनेज डिफरेंसेस। Questions. Why were imports only restricted via land ports and not sea ports? दो मेन रीजंस हैं। पहला, ये बांग्लादेश की रिस्ट्रिक्शंस का एक टारगेटेड रिस्पॉन्स है। दूसरा, गुड्स को सीपोर्ट्स जैसे कोलकाता और नवावा शिवा से राउट करने से बेटर रेगुलेशन, कस्टम्स चेक्स और इंस्पेक्शंस हो पाते हैं, जो शायद इंपोर्ट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को कंट्रोल करने का अंडरलाइंग गोल हो। अच्छा, what is dumping in the context of the jute industry? डंपिंग तब होता है जब एक देश एक प्रोडक्ट को उस प्राइस से कम पर एक्सपोर्ट करता है जिस पर वो नॉर्मली अपने होम मार्केट में चार्ज करता है। ये अक्सर इंपोर्टिंग कंट्री में मार्केट शेयर हासिल करने और लोकल कंपटीशन को खत्म करने के लिए किया जाता है। इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई थी, लेकिन क्लेम्स है कि सब्सिडीज जारी रहीं, जिससे बैन जरूरी हो गया। Will root given the situation in Myanmar? That is the single biggest challenge for the Kaladan project. म्यांमार में चल रही इंस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट, स्पेशली उन रीजन्स में जहां से प्रोजेक्ट गुजरता है, ने सिग्निफिकेंट डिलेस किए हैं और एक सिक्योरिटी रिस्क पोज करते हैं। ये स्ट्रेटेजिकली ब्रिलियंट है ऑन पेपर, पर ऑपरेशनली बहुत डिफिकल्ट। You mentioned India has a trade surplus with Bangladesh. What does that mean? इसका मतलब है कि इंडिया जो गुड्स और सर्विसेज बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है, उसकी वैल्यू बांग्लादेश से इंपोर्ट किए गए गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू से ज्यादा है। इंडिया उन्हें बेचता ज्यादा है, उनसे खरीदता कम है। Can you list some of the restricted land ports mentioned? बनी हुई? Yes, this is important for map-based questions. Key ones हैं वेस्ट बंगाल में चंद्राबंदा, त्रिपुरा में अगरतला, असम में सुतरतांडी और मेघालय में दोकी। स्टेट और कॉरेस्पॉन्डिंग लैंड पोर्ट को जानना यूजफुल है। Let's do the practice cue. Practicing. The Kaladan multimodal project connects Kolkata to Mizoram through Myanmar Sitwe port.
providing an alternative to the Siliguri corridor. Mini recap. In short, India's relationship with Bangladesh is a crucial but complex partnership currently defined by negotiations over shared river resources and friction in trade policies. अब आगे बढ़ते हैं अफगानिस्तान की तरफ। इमेजिन एक गवर्नमेंट जिसे सालों तक किसी ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया और अब अचानक से मेजर वर्ल्ड पावर्स उसे एक्सेप्ट करने लगे हैं। हाँ, तालिबान का वर्ल्ड स्टेज पर स्लो री एंट्री एक अहम जियोपॉलिटिकल स्टोरी है। टॉपिक: अफगानिस्तान, एंगेजमेंट विदाउट रिकॉग्निशन। शॉर्ट डेफिनेशन। ठीक है, लेट्स डिस्कस। इंट्रोडक्शन ये है कि अफगानिस्तान में सिचुएशन इवॉल्व हो रही है। रशिया पहला देश बन गया है जिसने तालिबान गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है, जो 1990s की एंटी तालिबान स्टैंड से एक मेजर शिफ्ट है। What about other international stances? चाइना ने ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं दी है, लेकिन बीजिंग में तालिबान एम्बेसडर को एक्सेप्ट किया है। इट्स अ डे फैक्टो रिकॉग्निशन। इंडिया लाइकली एंगेजमेंट विदाउट फॉर्मल रिकॉग्निशन मेंटेन करेगा। ट्रेड, एड और डायलॉग चलता रहेगा। और इंडिया तालिबान एंगेजमेंट में क्या डेवलपमेंट्स हैं? अरे, तालिबान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया विजिट किया, उन्हें स्पेशल ट्रैवल परमिशन दी गई डिस्पाइट बीइंग ऑन अ यूएन टेरर लिस्ट। इंडिया काबुल में अपने टेक्निकल मिशन को एक फुल एम्बेसी में अपग्रेड कर रहा है। ट्रेड $1 बिलियन क्रॉस कर चुका है और इंडिया ने स्कॉलरशिप्स ऑफर की हैं। और कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया गया है ना? बिल्कुल। इंडिया ने ईरान के चाबहार पोर्ट और दिलाराम जरंज हाईवे, जिसे इंडिया के बीआरओ ने बनाया है, को यूज करने की इंपॉर्टेंस पर स्ट्रेस किया है टू बूस्ट ट्रेड एंड बाईपास पाकिस्तान। What about the humanitarian crisis? अफगानिस्तान एक सीवियर चाइल्ड मैलनरिशमेंट क्राइसिस फेस कर रहा है, एज रिपोर्टेड बाय द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP। पाकिस्तान के साथ टेंशंस हाई हैं, दौरान प्लाइन पर एयर स्ट्राइक्स एक्सचेंज हुई हैं और इंडिया ने शाहतूत दाम बनाने का अपना ऑफर रिटरेट किया है, जिससे पाकिस्तान चिंतित है। Okay, my first question, what is the Moscow format? ये एक रीजनल प्लेटफॉर्म है जो रशिया ने 2017 में शुरू किया था अफगानिस्तान के फ्यूचर को डिस्कस करने के लिए। इसके मेंबर्स में रशिया, चाइना, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज शामिल हैं। ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये एक नॉन वेस्टर्न प्लेटफॉर्म है। Why is the Dalaram Jaranj highway so strategic for India? ये इंडिया का गेटवे टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। ये बॉर्डर सिटी जारंज को अफगानिस्तान के मेन हाईवे सिस्टम से जोड़ता है। क्रूशली, ये ईरान में चबहार पोर्ट से लिंक होता है, जिससे इंडियन गुड्स बिना पाकिस्तान से गुजरे अफगानिस्तान पहुंच सकते हैं। इट कंप्लीटली बाईपासेस पाकिस्तान। Tell us more about the WFP. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये एक यूएन एजेंसी है, 1961 में एस्टैब्लिश हुई विद इट्स HQ इन रोम। ये दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो हंगर और फूड सिक्योरिटी पर फोकस्ड है। इसने 2020 में नोबेल पीस प्राइज जीता था। इसका गोल है SDG 2 जीरो हंगर। याद रखो, HQ इज रोम, नॉट जिनीवा और न्यूयॉर्क। What is the Durand Line? ये 2670 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। इसे 1893 में ब्रिटिश ने एस्टैब्लिश किया था। अफगानिस्तान ने इसे कभी भी ऑफिशियली एज अ परमानेंट बॉर्डर रिकॉग्नाइज नहीं किया है, जो दोनों देशों के बीच टेंशन का एक मेजर सोर्स है। The Kabul River is part of the Indus system. I thought that was mainly in Pakistan. यस, कबूल रिवर अफगानिस्तान में ओरिजिनेट होती है और पाकिस्तान में बहती है, जहां वो इंडस रिवर से मिलती है। तो कोई भी डैम जो इंडिया अफगानिस्तान में कबूल रिवर पर बनाने में हेल्प करता है, जैसे शाहतूत डैम, वो पाकिस्तान में जाने वाले पानी को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। इसलिए पाकिस्तान इतना कंसर्न्ड है। It's a classic transboundary river issue. Got it. Let's practice. Practice saying India is pursuing a policy of engagement without recognition with the Taliban, focusing on trade through the Chabahar port and the Dalaram Zaranj highway. Mini recap, please. In short, as global powers slowly re-engage with the Taliban, India is cautiously increasing its diplomatic and economic footprint in Afghanistan, balancing its strategic interests with regional stability. चलिए, अब आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती की तरफ बढ़ते हैं, चाइना. How do you manage a 3,488 kilometer border that was never properly defined by history? The India-China border is a story of maps, patrols, and a constant, tense military ballet. Topic: the unsettled border with China. Short definition. A look at the historical origins of the India-China border dispute, recent military developments, and new initiatives for border management. Let's get into it. Introduction. 2025 में इंडिया और चाइना डिप्लोमैटिक रिलेशंस के 75 साल मार्क करेंगे, लेकिन बॉर्डर एक मेजर पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन बना हुआ है। एक पॉजिटिव साइन है कि मानसरोवर यात्रा रिज्यूम होने वाली है। What's the border history? बॉर्डर मैंचू और ब्रिटिश एम्पायर्स का प्रोडक्ट था और इम्प्रिसाइज था। 1947 के बाद इंडिया ने ब्रिटिश एरा मैप्स जैसे ईस्टर्न सेक्टर के लिए मैकमोहन लाइन पर इंसिस्ट किया, जबकि चाइना ने अक्साई चीन के थ्रू एक हाईवे बना लिया जिसे इंडिया क्लेम करता था। और इसके बाद 1959 में चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया। 1960 में जू एंड लाई ने एक स्वैप प्रपोज किया, अक्साई चीन फॉर अरुणाचल प्रदेश। इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया, लीडिंग टू द 1962 वॉर। उसके बाद भी नाथुला 1967 और वांगडुंग क्राइसिस 1986 में क्लैशेस हुए, जिसके जवाब में इंडिया ने ऑपरेशन फाल्कन लॉन्च किया। What about recent developments? 2020 से ईस्टर्न लद्दाख में 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 पर इंडियन ट्रूप्स ने पेट्रोल नहीं किया है और अब वो बफर जोन्स हैं। चाइना ने हाल ही में एक मैसिव मिलिट्री परेड की, DF-5C ICBM, रेंज 20,000 किलोमीटर्स, जैसे एडवांस्ड वेपन्स शोकेस किए। इससे डील करने के लिए कोई नया आइडिया है? बॉर्डर विंग होम गार्ड्स हाँ। MH BWHGs को चाइना बॉर्डर पर रेस करने पर कंसिडर कर रहा है। ये एंसिलरी फोर्सेज हैं जो बॉर्डर एरियाज की लोकल सिविलियन पॉपुलेशन से ली जाती हैं। वो मेन फोर्सेज जैसे ITBP के लिए आईज एंड ईयर्स का काम करती हैं। ये मॉडल पाकिस्तान बॉर्डर पर ऑलरेडी यूज होता है। So a few last questions. What exactly is a buffer zone in this context? ये एक एरिया है जहां दोनों साइड्स अग्री करती हैं कि वो अपनी पेट्रोल्स नहीं भेजेंगी ताकि फेस ऑफ्स और एस्केलेशन से बचा जा सके, जबकि ये डीएस्केलेशन में हेल्प करता है। चिंता ये है कि इससे इंडिया उन एरियाज तक एक्सेस खो रहा है जहां वो पहले पेट्रोल करता था।
इफेक्टिवली LAC को शिफ्ट करते हुए। What was the significance of Operation Falcon in 1986? जब चाइनीज ट्रूप्स सुमदोरोंग चू वैली में घुस गए, इंडियन आर्मी ने अंडर जनरल सुंदर जी ऑपरेशन फाल्कन लॉन्च किया। इसमें एक पूरी ब्रिगेड को बॉर्डर पर एयरलिफ्ट किया गया। ये एक मैसिव अग्रेसिव फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट था जिसने चाइनीज को सरप्राइज किया और इंडिया का नया रिजॉल्व दिखाया कि वो पीछे नहीं हटेगा। ये इंडिया के स्ट्रेटेजिक पोस्टर में एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। What is the McMahon line? ये तिब्बत और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन के बीच की बाउंड्री लाइन है जो 1914 सिमला कन्वेंशन में ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच अग्री हुई थी। चाइना ने इसकी लीगैलिटी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, ये आर्ग्यू करते हुए कि तिब्बत के पास ऐसी ट्रीटी साइन करने की अथॉरिटी नहीं थी। ये ईस्टर्न सेक्टर में डिस्प्यूट का प्राइमरी सोर्स है। Why are border wing home guards from the local population so effective? क्योंकि उन्हें टेरेन, लोकल लैंग्वेज और कम्युनिटी की इंटीमेट नॉलेज होती है। वो इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं देश के दूसरे हिस्सों से आए सोल्जर से कहीं ज्यादा इफेक्टिवली। वो अनयूजुअल मूवमेंट्स या नए चेहरों को स्पॉट कर सकते हैं। दे आर अ फोर्स मल्टीप्लायर। China's GF-5C ICBM has a 20,000 kilometer range. That seems excessive. यू आर राइट। 20,000 किलोमीटर रेंज का मतलब है कि ये अर्थ पर किसी भी पॉइंट को मेनलैंड चाइना से हिट कर सकता है। ये ग्लोबल स्ट्रेटेजिक रीच का एक स्टेटमेंट है जो उसे टॉप US और रशियन मिसाइल्स की लीग में रखता है। ये चाइना के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और एम्बिशंस का एक क्लियर सिग्नल है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। Practice saying the India-China border dispute stems from historical disagreements over the McMahon Line in the east and the Aksai-Chin Plateau in the west. And the final mini recap for this topic. In short, managing the China border involves a complex mix of historical claims, modern military posturing, and new strategies like buffer zones and community-based border guarding. तो इंडस वाटर ट्रीटी के लीगल मेज से लेकर ऑपरेशन सिंदूर की हाईटेक स्ट्राइक्स और सर क्रीक के थैलविक प्रिंसिपल से लेकर चाइना बॉर्डर पर BDWH की तैनाती तक, आज हमने देखा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ कागजों और बैठकों में नहीं बनती। बिल्कुल, it's shaped on the ground, in the water, and in the global financial corridors. Every move, चाहे वो एकदम हो, एक ट्रेड रिस्ट्रिक्शन या एक डिप्लोमेटिक हैंडशेक, is a part of a larger strategic chessboard. हमने आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और चाइना के साथ रिलेशंस की कई अहम पहलुओं को समझा। एंड इट लीव्स अस विद अ फाइनल थॉट टू पॉन्डर। हमने देखा कि ट्रीटीज सस्पेंड की जा सकती हैं, मिलिट्री स्ट्राइक्स प्रिसाइज हो सकती हैं और इकोनॉमिक प्रेशर अप्लाई किया जा सकता है। एक ऐसे एज में जहां कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीजिंगली हाइब्रिड है, जिसमें कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स दोनों शामिल हैं, IWTs जैसी फॉर्मल ओल्ड वर्ल्ड ट्रीटीज का फ्यूचर क्या है? और क्या आने वाले समय में वाटर एंड ट्रेड फ्लोज जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट्स के नए फ्रंटलाइंस बन जाएंगे? That is indeed the most important question to think about. हाँ, बिल्कुल। इस पर सोचते रहिए। Thanks for joining us for this deep analysis. टॉप हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक्स, और माना जाता है कि इसे लॉर्ड ब्रह्मा ने खुद बनाया था। और क्या ये पता है कि यही झील 4 बड़ी नदियों का सोर्स भी है? आज हम इसी तरह के फैसिनेटिंग फैक्ट्स और काफी कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल इश्यूज को अनपैक करने वाले हैं। हाँ, ये एक लंबा डिटेल्ड लेक्चर होने वाला है दोस्त, तो अपनी कॉफी ले लीजिए। एग्जैक्टली। हम चाइना के पॉपुलेशन डिक्लाइन से लेकर दलाई लामा के सक्सेशन की लड़ाई तक, राइट। और इंडिया के पड़ोसियों के साथ बदलते रिश्तों तक सब कुछ कवर करेंगे। बेसिकली ये साउथ और ईस्ट एशिया के स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप की गहरी समझ होगी। तो तैयार हो जाइए। आज की चर्चा का हमारा मिशन है इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को क्रिस्टल क्लियर बनाना। हम चाइना से शुरू करेंगे, फिर इंडियाज नेबरहुड, साउथ एशिया और आखिर में ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। चलो लेट्स अनपैक दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सबसे बड़े टॉपिक से शुरू करते हैं। टॉपिक नेम चाइना। ब्रॉड माइक्रो थीम, अंडरस्टैंडिंग चाइनाज इंटरनल डायनामिक्स एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ओके, तो हमारे पहले चंक के लिए एक ऐसी जगह की बात करते हैं जो स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट भी है और जियोग्राफिकली क्रिटिकल भी। लेट्स टॉक अबाउट लेक मानसरोवर। इसके लिए हुक ये है, इमेजिन अ लेक जो इतनी ऊंचाई पर है कि वो स्वर्ग के करीब महसूस होती है, और लेजेंड्स कहते हैं कि इसका जन्म एक देवता के मन से हुआ था। वाओ, दैट्स अ परफेक्ट इंट्रो। तो लेक मानसरोवर है क्या? हाँ, बताइए। सिंपल टर्म्स में ये दुनिया की हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक्स में से एक है। हिंदूज के लिए ये एक सुपर सेक्रेड पिलग्रिमेज साइट है। माना जाता है कि इसे लॉर्ड ब्रह्मा ने खुद बनाया था। अच्छा। इट्स अ प्लेस फॉर रिचुअल्स एंड पिलग्रिमेजेस। रियल लाइफ एग्जांपल के लिए सोचिए, जैसे कैथलिक्स के लिए वेटिकन या मुस्लिम्स के लिए मक्का, लेकिन ये हिंदुइज्म के एक स्पेसिफिक सेक्ट के लिए है, और ये एक स्टनिंग हाई एल्टीट्यूड लैंडस्केप में है। चलिए इसके कंटेंट डिस्कशन में जाते हैं। पहले इंट्रोडक्शन। लेक मानसरोवर सिर्फ एक बॉडी ऑफ वाटर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक स्पिरिचुअल और हाइड्रोलॉजिकल एपिसेंटर है। इसकी लोकेशन तिब्बत में, चाइनीज कंट्रोल के अंडर, इसे एक जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट का पॉइंट बनाती है, खासकर इंडिया के लिए। एग्जैक्टली। और इसका बैकग्राउंड, ये इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि ये एक अकेली झील 4 मेजर रिवर्स के ओरिजिन से जुड़ी है। इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र और करनाली। 4 रिवर्स? वाओ। हाँ, तो इस रीजन पर कंट्रोल का मतलब है सब कॉन्टिनेंट के एक बड़े हिस्से के वाटर रिसोर्सेज पर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, तो इसके कोर लॉजिक पर आते हैं। इंडिया से पिलग्रिम्स वहां पहुंचते कैसे हैं? 2 प्राइमरी ऑफिशियल रूट्स हैं। पहला लिपुलेख पास रूट। ये उत्तराखंड तिब्बत बॉर्डर पर 5115 मीटर्स की हाइट पर है, नेपाल के साथ ट्राई जंक्शन के पास। ये ट्रेडर्स के लिए एक एंशिएंट पैसेजवे रहा है। अच्छा। ये सबसे डायरेक्ट रूट है, झील बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन
और एक बड़ा लेकिन है, इसमें 200 किलोमीटर की मुश्किल ट्रैकिंग शामिल है। ये 1981 से ऑपरेशनल है। और दूसरा रूट है नाथुला पास रूट। ये वाला सिक्किम तिब्बत बॉर्डर पर है, 4310 मीटर्स पर। राइट। ये रूट बहुत लंबा है, करीब 1500 किलोमीटर, लेकिन ये पूरी तरह से मोटरेबल है। आपको सिर्फ 35-40 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है माउंट कैलाश की परिक्रमा के लिए। ओह, ये तो काफी आसान लगता है। हाँ, कंपैरेटिव। और ये रूट बहुत बाद में 2015 में ऑपरेशनल हुआ है। एक तीसरा नॉन ऑफिशियल रूट नेपाल के थ्रू भी है, जो प्राइवेट ऑपरेटर्स चलाते हैं, लेकिन उसमें वीजा हर्डल्स और हाई फीस हैं, इसलिए बहुत कम पिलग्रिम्स उसे इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट और इसकी यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस पर। यहाँ की डिस्टिंक्शन स्ट्रेटेजिक है। लिपुलेख पास कंटेस्टेड कालापानी लिपुलेख लिम्पियादुरा रीजन में है, जिसे नेपाल क्लेम करता है। राइट। तो वहाँ की कोई भी एक्टिविटी के डिप्लोमेटिक इंप्लीकेशंस होते हैं। दूसरी तरफ नाथुला इंडिया चाइना कोऑपरेशन का एक सिंबल है, जिसे एक गुडविल जेस्चर के तौर पर खोला गया था। सही। तो कंक्लूजन ये है कि मानसरोवर की यात्रा सिर्फ एक पिलग्रिमेज नहीं है, ये ज्योग्राफी, एंड्योरेंस और जियोपॉलिटिक्स में एक लेसन है। रूट्स खुद ही एंशिएंट ट्रेड, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑनगोइंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स की कहानी बताते हैं। नाथुला लंबा राउट है, लेकिन मोटरेबल है और ये सिक्किम में है। सिंपल। सेकंड क्वेश्चन, क्या लेक मानसरोवर दुनिया की सबसे ऊंची फ्रेश वाटर लेक है? ये एक अच्छा सवाल है। जवाब है नहीं। हमारे सोर्स मटेरियल में लिखा है कि ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट है। अच्छा। सबसे ऊंची एक्चुअली ओजोस डिसलाडो क्रेटर लेक है, अर्जेंटीना चिली में। ये डिस्टिंक्शन याद रखना, ये एक क्लासिक ट्रिक क्वेश्चन है। आई लव दिस। ओके, थर्ड क्वेश्चन, एक मेमोरी हैक। ये कैसे याद रखें कि कौन सा पास किस स्टेट में है? सिंपल। लिपू लेक में ऊ है फॉर उत्तराखंड, और नाथू एक ऐसा नाम है जो ईस्ट में ज्यादा कॉमन है, तो वो आपको सिक्किम से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। कूल ना? वेरी कूल। फोर्थ क्वेश्चन, इन दोनों पासेस में से कौन सा कंटेस्टेड टेरिटरी में है? वो है लिपू लेक पास। ये काला पानी लिपू लेक लिम्पियादुरा रीजन में है, जिसे नेपाल क्लेम करता है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। फाइनल क्वेश्चन, क्या प्राइवेट कंपनीज ऑफिशियल इंडियन रूट्स पर ऑपरेट करती हैं मानसरोवर के लिए? नहीं। सोर्स बिल्कुल क्लियर है। प्राइवेट ऑपरेटर्स सिर्फ नेपाल रूट पर सर्विसेज चलाते हैं, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा मैनेज किए गए 2 ऑफिशियल रूट्स पर नहीं। परफेक्ट। अब प्रैक्टिस क्यों करते हैं? Now pause and practice saying Lipu Lake Pass is in Uttarakhand and involves trekking, while Nathula Pass is in Sikkim and is motorable. और हमारा मिनी रिकैप। In short, मनसरोवर यात्रा के 2 मेन ऑफिशियल रूट्स हैं, हाँ। लिपू लेक और नाथुला, और दोनों के अपने यूनिक चैलेंजेस और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं। ओके, नेक्स्ट चंक। चलिए ब्रॉडर चाइना इंडिया रिलेशनशिप की बात करते हैं। इसके लिए हुक ये है, इंडिया चाइनीज सिटीजन्स के लिए टूरिस्ट वीजास फिर से शुरू कर रहा है। तो क्या इसका मतलब सब कुछ बेहतर हो रहा है? वेल, नॉट सो फास्ट। ये कहने का बिल्कुल सही तरीका है। तो हो क्या रहा है? एक तरफ एक पॉजिटिव स्टेप है, इंडिया चाइनीज नेशनल्स के लिए टूरिस्ट वीजास इशू करना शुरू करने वाला है। Right. ये एक तरह से नॉर्मलाइजेशन की इच्छा का सिग्नल है। रियल लाइफ एग्जांपल के लिए सोचिए, जैसे 2 पड़ोसी जिनकी आपस में बातचीत बंद है, अब एक दूसरे को हेलो कहना शुरू कर रहे हैं। छोटा स्टेप है, पर एक स्टेप है। लेट्स गेट इनटू द कंटेंट डिस्कशन। इंट्रोडक्शन है ये, टेंशन, डिप्लोमेटिक जेस्चर्स और इकोनॉमिक फ्रिक्शन के बीच। वीजा रीस्टार्ट एक सॉफ्ट पावर मूव है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को एनकरेज करने के लिए। लेकिन बैकग्राउंड में ऑनगोइंग बॉर्डर स्टैंड ऑफ और गहरा स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट है, तो भले ही टूरिज्म शुरू हो जाए, कोर इश्यूज वैसे के वैसे ही हैं। और यहीं पर कोर लॉजिक आता है। जब एक दरवाजा खुल रहा है, तो चाइना दूसरे दरवाजे बंद कर रहा है। चाइना ने फर्टिलाइजर्स और क्रिटिकल मिनरल्स जैसी चीजों पर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। हम बात कर रहे हैं गैलियम, जर्मेनियम और ग्राफाइट की। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, ये सीधे इंडिया के टेक्नोलॉजी सेक्टर को अफेक्ट करता है। ये मिनरल्स सेमीकंडक्टर्स, ईवीज, सोलर पैनल्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए क्रूशियल हैं। सही। और सिर्फ इंडियन कंपनीज ही चिंतित नहीं है। सोर्स में लिखा है कि इंडिया में काम कर रही जापानीज और साउथ कोरियन ऑटोमोटिव फर्म्स भी इन सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस को लेकर चिंतित हैं। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। तो कंक्लूजन ये है कि इंडिया चाइना रिलेशनशिप छोटे पॉजिटिव स्टेप्स और बड़े इकोनॉमिक प्रेशर्स का एक कॉम्प्लेक्स डांस है। चाइना ट्रेड को एक जियोपॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। टाइम फॉर क्रॉस क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन 1, चाइना के एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन से इंडिया का कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है? पॉज। जवाब है टेक्नोलॉजी सेक्टर, लेकिन बाय एक्सटेंशन ईवी, सोलर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स पर भी भारी असर पड़ रहा है। क्वेश्चन 2, क्या सिर्फ इंडियन कंपनीज ही इन रिस्ट्रिक्शन से परेशान हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्सेज में साफ लिखा है कि इंडिया में बेस्ड जापानीज और साउथ कोरियन ऑटोमोटिव फर्म्स भी बहुत चिंतित हैं। ये सप्लाई चेन्स का ग्लोबल नेचर दिखाता है। क्वेश्चन 3, वो स्पेसिफिक क्रिटिकल मिनरल्स कौन से हैं जिन पर चाइना है रिस्ट्रिक्शन लगाया है? नाम बता सकते हैं? हाँ, गैलियम, जर्मेनियम और ग्राफाइट। ये हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए एसेंशियल है। प्रीलिम्स में उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, इस कॉन्टेक्स्ट में टूरिस्ट वीजास का रीस्टार्ट होना क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि बड़े फ्रिक्शंस के बावजूद एंगेजमेंट का कुछ लेवल मेंटेन करने की एक डिप्लोमेटिक कोशिश हो रही है। ये पीपल टू पीपल कनेक्ट को स्टेट टू स्टेट कॉन्फ्लिक्ट से अलग करने की एक कोशिश है, एक बहुत डेलिकेट बैलेंस। फाइनल क्वेश्चन, चाइना के ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के इस्तेमाल को एक जियोपॉलिटिकल टूल क्यों माना जाता है? क्योंकि ये सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं है। वो स्ट्रेटेजिकली उन सेक्टर्स को टारगेट कर रहे हैं जहां इंडिया ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन एनर्जी,
इस तरह वो अपने मार्केट डोमिनेंस का इस्तेमाल करके एक कंपेटिटर को स्लो डाउन कर रहे हैं। ये बेसिकली इकोनॉमिक वॉरफेयर है। ग्रेट एक्सप्लेनेशन। अब प्रैक्टिस क्यों का टाइम है? Practicing. Despite restarting tourist visas, China is using export restrictions on critical minerals to create supply chain disruptions for India's technology sector. और मिनी रिकैप। In short, इंडिया और चाइना के बीच इकोनॉमिक रिलेशंस तनावपूर्ण है, जिसमें चाइना ट्रेड को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जो इंडियन और दूसरी फॉरेन कंपनीज इन इंडिया दोनों को प्रभावित कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे चंक पर, जो छोटा है लेकिन बहुत ही सिग्निफिकेंट है, चाइना पाकिस्तान रिलेशंस। हुक सिर्फ एक नंबर है, 81%। अच्छा, ये क्या हो सकता है? और ये नंबर एक बहुत बड़ी कहानी बताता है। बेसिकली पिछले 5 सालों में एक स्टैगरिंग 81% पाकिस्तान का मिलिट्री हार्डवेयर चाइना से आया है। 81%? दैट्स ह्यूज। हाँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के लिए इमेजिन कीजिए कि एक देश में हर 10 में से 8 गाड़ियां एक ही कंपनी बनाती हो। हम उस लेवल की डिपेंडेंसी की बात करें, लेकिन मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए। लेट्स डिस्कस दिस। इंट्रोडक्शन ये है कि ये सिर्फ एक ट्रेड रिलेशनशिप नहीं है, ये एक गहरा स्ट्रेटेजिक अलायंस है। बैकग्राउंड है दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही ऑल वेदर फ्रेंडशिप, जो अक्सर इंडिया के साथ उनकी कॉमन राइवलरी से डिफाइन होती है। इसका कोर लॉजिक सिंपल है। चाइना पाकिस्तान को एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी, फाइटर जेट्स, सबमरीन्स, ड्रोन्स उस स्केल पर देता है जो कोई और देश नहीं देता। राइट। इससे पाकिस्तान को इंडिया के साथ मिलिट्री पैरिटी का एक सेम्बलेंस मेंटेन करने में मदद मिलती है, जो चाइना के स्ट्रेटेजिक गोल को पूरा करता है, यानी इंडिया को उसके वेस्टर्न बॉर्डर पर बिजी रखना। और रियल वर्ल्ड इंपैक्ट है रीजनल पावर बैलेंस में एक सिग्निफिकेंट बदलाव। ये इंडियन मिलिट्री प्लानर्स के लिए एक टू फ्रंट चैलेंज को और भी ज्यादा मजबूत करता है। कंक्लूजन में ये 81% का आंकड़ा चाइना पाकिस्तान मिलिट्री एक्सेस की गहराई का सबसे साफ इंडिकेटर है। चलिए इस पर क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 1, पिछले 5 सालों में पाकिस्तान के मिलिट्री हार्डवेयर का कितना प्रतिशत चाइना से आया? बॉस, द आंसर इज 81%। ये की टेक अवे है। क्वेश्चन 2, ये हाई परसेंटेज क्या सिग्निफाई करता है? ये चीन और पाकिस्तान के बीच एक गहरे और मजबूत स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री अलायंस को दर्शाता है। ये सिर्फ एक बायर सेलर रिलेशनशिप नहीं है। क्वेश्चन 3, इंडिया के पर्सपेक्टिव से इस मिलिट्री कॉपरेशन का प्राइमरी इम्प्लीकेशन क्या है? प्राइमरी इम्प्लीकेशन है एक टू फ्रंट सिक्योरिटी चैलेंज का मजबूत होना, जिसमें नॉर्थ और ईस्ट से चीना और वेस्ट से पाकिस्तान से एक कोऑर्डिनेटेड या कम से कम कोऑपरेटिव थ्रेट है। क्वेश्चन 4, क्या आप कुछ टाइप्स ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर बता सकती हैं जो चाइना सप्लाई कर रहा होगा? सोर्स में इनकी लिस्ट नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज से हम इन्फर कर सकते हैं कि हम JF-17 फाइटर जेट्स, नेवल फ्रिगेट्स और आर्म ड्रोन्स जैसी चीजों की बात कर रहे हैं। ये 81% पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करता है। फाइनल क्वेश्चन, इस अलायंस को अक्सर ऑल वेदर फ्रेंडशिप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों देशों में पॉलिटिकल बदलावों और ग्लोबल ऑर्डर में शिफ्ट के बावजूद दशकों से मजबूत और कंसिस्टेंट रहा है। ये एक बहुत रिजिलियंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। एक्सीलेंट। अब प्रैक्टिस क्यों? Practicing. Over the last 5 years, 81% of Pakistan's military hardware was sourced from China, highlighting their deep strategic alliance. और मिनी रिकैप। In short, China by a huge margin पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री सप्लायर है, जो इस रीजन में पावर बैलेंस को अहम रूप से प्रभावित करता है। ऑलराइट दोस्त, अब तैयार हो जाइए। अगला टॉपिक स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री और इंटेंस जियोपॉलिटिक्स का मिक्स है। हम बात कर रहे हैं दलाई लामा के सक्सेशन की। दिस इज इंटरेस्टिंग। हुक ये है, अगले दलाई लामा का फैसला कौन करेगा? 80+ साल के वो मंक खोद या बीजिंग में बैठी सरकार? और ये तिब्बत की आत्मा के लिए एक लड़ाई है। तो सिचुएशन क्या है? 14th दलाई लामा जो अभी धर्मशाला में है, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है उनका सक्सेशन प्लान एक ट्रस्ट तय करेगा, ना कि चाइनीज गवर्नमेंट। अच्छा। इसका रियल लाइफ एग्जांपल ऐसा है जैसे एक बड़ी कॉर्पोरेशन का सीईओ अपनी वसीयत में क्लियर सक्सेशन प्लान लिख दे, ताकि उसके जाने के बाद कोई हॉस्टाइल टेक ओवर ना हो। चलिए इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। इंट्रोडक्शन ये है कि दलाई लामा का सक्सेशन सिर्फ एक रिलीजियस मामला नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट है जिसमें चाइना, इंडिया और ग्लोबल तिब्बतन डायस्पोरा शामिल है। बैकग्राउंड ये है कि 14th दलाई लामा 1959 में इंडिया आ गए थे और तब से चाइना ने तिब्बत पर कंट्रोल रखा है। राइट। बीजिंग उनके सक्सेशन पर कंट्रोल को अपनी अथॉरिटी सीमेंट करने का आखिरी कदम मानता है। अब कोर लॉजिक इस बारे में है कि लेजिटिमेट अथॉरिटी किसके पास है। दलाई लामा ने गैडन फोड्रांग ट्रस्ट की स्थापना की है, जो 2011 में बनी थी, जिसके पास सक्सेशन पर एक्सक्लूसिव अथॉरिटी होगी। ओके। ये 1411 से चली आ रही ट्रेडिशनल प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा, जिसमें बुद्धिस्ट हेड्स और धर्म प्रोटेक्टर्स से सलाह ली जाएगी। दूसरी तरफ चाइना इस बात पर जोर देता है कि कोई भी सक्सेसर बीजिंग द्वारा अप्रूव किया जाना चाहिए। वो अपने 2007 के टिबेटन लॉ और चिंग डायनेस्टी के एक हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, जिसे गोल्डन अर्न मेथड कहते हैं, का हवाला देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द की ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। गैडन फोड्रांग ट्रस्ट धर्मशाला इंडिया में है, फिर है दलाई लामा ट्रस्ट न्यू दिल्ली में, जो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, और एक है गैडन फोड्रांग फाउंडेशन ऑफ द दलाई लामा ज़ूरिख स्विट्जरलैंड में, जो उनके स्पिरिचुअल ड्यूटीज को सपोर्ट करती है। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, दलाई लामा ने कहा है कि उनके सक्सेसर का जन्म फ्री वर्ल्ड में होना चाहिए, यानी चाइनीज कंट्रोल के बाहर। अगर उनका निधन हो जाता है तो हम 2 दलाई लामास देख सकते हैं, एक जिसे ट्रस्ट चुने और दुनिया मान्यता दे, और दूसरा जिसे बीजिंग अपॉइंट करे। ये तिब्बतन बुद्धिज्म में एक बड़ा स्किज्म पैदा करेगा और एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सरदर्द भी। इंडिया का रोल बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि वो दलाई लामा और तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल को होस्ट करता है। और टू कंक्लूड, चाइना पहले से ही एक लॉन्ग गेम खेल रहा है। तवांग, जो 6th दलाई लामा का जन्मस्थान है, जैसे कल्चरल क्लेम्स का इस्तेमाल करके अपने टेरिटोरियल क्लेम्स को मजबूत कर रहा है। वो लुम्बिनी नेपाल में इन्वेस्ट करके अपना बुद्धिस्ट फुटप्रिंट भी बढ़ा रहे हैं।
तो सक्सेशन एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक चेस गेम का सेंट्रल पीस है। चलिए क्रॉस क्वेश्चंस पर आते हैं ताकि ये टॉपिक क्लियर हो जाए। क्वेश्चन 1, 14 दलाई लामा के अनुसार उनके सक्सेशन पर फाइनल अथॉरिटी किसकी होगी? पॉज। द अथॉरिटी गार्डन फोदरांग ट्रस्ट के पास होगी, जो धर्मशाला में बेस्ड है। क्वेश्चन 2, चाइना किस हिस्टोरिकल ट्रेडिशन का हवाला देता है सक्सेसर को अप्रूव करने के अपने अधिकार का दावा करने के लिए? वो चिंग डायनेस्टी के गोल्डन अर्न मेथड का हवाला देते हैं, जो बेसिकली हाई लामास को चुनने के लिए एक लॉटरी सिस्टम था। क्वेश्चन 3, द मेमोरी हैक। हम तीनों ट्रस्ट्स या फाउंडेशंस के लोकेशंस को कैसे याद रख सकते हैं? ये लॉजिकल है। गेडन पोडरांग ट्रस्ट, जो सक्सेशन से डील करता है, इंडिया में है, जहां दलाई लामा रहते हैं। दलाई लामा ट्रस्ट, जो चैरिटी के लिए है, न्यू दिल्ली में है, इंडिया की कैपिटल। और उनके स्पिरिचुअल ड्यूटीज के लिए फाउंडेशन न्यूट्रल स्विट्जरलैंड में है, जो इंटरनेशनल फाइनेंस और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जाना जाता है। परफेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन, इस कॉन्फ्लिक्ट में तवांग का क्या महत्व है? तवांग 6 दलाई लामा का जन्म स्थान है। चाइना इस कल्चरल कनेक्शन का इस्तेमाल अरुणाचल प्रदेश पर अपने टेरिटोरियल क्लेम्स को लेजिटिमाइज करने की कोशिश करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइनल क्वेश्चन, किस दलाई लामा ने पहली बार स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडरशिप दोनों को इस रोल में कंबाइन किया? वो थे 5th दलाई लामा, लोब्सांग ग्यात्सो। वो एक पिवटल फिगर थे, जिन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को वो बनाया जो आज है। फैंटास्टिक। नाउ द प्रैक्टिस क्यू। Practicing, the Garden Phodrang Trust, not the Chinese government, will decide the Dalai Lama's succession according to his wishes. और मिनी रिकैप। So, what does this all mean? In short, दलाई लामा का सक्सेशन सिर्फ एक रिलीजियस मामला नहीं है, बल्कि एक मेजर जियोपॉलिटिकल इशू है, जिसमें चाइना, इंडिया और टिबेटन डायस्पोरा की प्लेयर्स हैं। ओके, नेक्स्ट अप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल अग्रीमेंट, द पंचशील अग्रीमेंट। इसका हुक है, क्या 1950s में साइन किया गया एक पीस अग्रीमेंट आज भी कॉन्सिक्वेंसेज रख सकता है? ओह एब्सोल्युटली। बिल्कुल रख सकता है। तो पंचशील अग्रीमेंट था क्या? फॉर्मली इसे द अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स विद टिबेट रीजन कहते थे, और ये इंडिया और चाइना के बीच 1954 में साइन हुआ था। अच्छा। रियल लाइफ एग्जाम्पल के लिए इसे ऐसे सोचिए जैसे दो नए बड़े पड़ोसियों के बीच इंटरैक्ट करने के हाउस रूल्स बनाए जा रहे हों। लेट्स ब्रेक इट डाउन। इंट्रोडक्शन ये है कि इस अग्रीमेंट को पोस्ट कॉलोनियल एरा में इंडिया चाइना रिलेशंस की नींव माना जाना था। बैकग्राउंड था इंडिया की हाल ही में मिली आज़ादी और चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। दोनों ही मेजर एशियन पावर्स के रूप में उभर रहे थे। इस अग्रीमेंट का कोर लॉजिक 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स पे बेस्ड था। इन्हें लिस्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ प्लीज। नंबर 1, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेंटी। 2, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन। 3, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। 4, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। और फाइनली नंबर 5, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है ना? बिल्कुल, लेकिन इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट, जो इंडिया के लिए की आउटकम था, वो एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट था। इस एग्रीमेंट में पहली बार इंडिया ने ऑफिशियली तिब्बत को तिब्बत रीजन ऑफ चाइना के रूप में मान्यता दी। ओह। तिब्बत पर चाइना की सोवरेनिटी को इफेक्टिवली एक्सेप्ट कर लिया। एक ऐसा फैसला जिसके परिणामों पर हम आज भी डिबेट करते हैं, खासकर 1962 के युद्ध के बाद, जिसने इन्हीं प्रिंसिपल्स को वायलेट किया। तो कंक्लूजन ये है कि पंचशील अग्रीमेंट आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल्स और कठोर जियोपॉलिटिकल रियलिटीज के मिलन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये इंडिया चाइना टाइज में एक फाउंडेशनल मोमेंट था, लेकिन एक कंट्रोवर्शियल मोमेंट भी। टाइम फॉर क्रॉस क्वेश्चनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, पंचशील एग्रीमेंट का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस इंडिया के लिए क्या था? पॉज। सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये था कि इंडिया ने तिब्बत को तिब्बत रीजन ऑफ चाइना के रूप में मान्यता देकर इफेक्टिवली वहां चाइना की सॉवरेनिटी को स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन 2, क्या आप पंचशील के 5 प्रिंसिपल्स बता सकती हैं? हाँ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटरी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इंटरनेशनल रिलेशंस के हर स्टूडेंट को ये पता होने चाहिए। क्वेश्चन 3, ये एग्रीमेंट किस साल साइन हुआ था? 1954। ये इंडिया चाइना रिलेशंस की टाइमलाइन में एक की डेट है। क्वेश्चन 4, इस एग्रीमेंट का फॉर्मल नाम क्या था? फॉर्मल नाम था द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकॉर्स विद तिब्बतन रीजन। नाम से ही पता चलता है कि तिब्बत सेंट्रल इशू था। फाइनल क्वेश्चन, इस एग्रीमेंट को एक टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने तिब्बत पर इंडिया की पोजीशन को फॉर्मलाइज किया और कम्युनिस्ट चाइना के साथ एंगेजमेंट की शुरुआती शर्तें तय की। ये ब्रिटिश इंडिया की पॉलिसी से एक अलग कदम था और नेहरू गवर्नमेंट का एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन था। Excellent. Let's do the practice cue. Practicing. Yeah. The 1954 Panchashil Agreement established 5 principles of coexistence, but also saw India formally recognize Tibet as a region of China. और मिनी रिकैप? In short, Panchashil Agreement India-China relations में एक लैंडमार्क मोमेंट था जिसने 5 शांति के सिद्धांतों पर आधारित तिब्बत पर भारत की स्थिति को औपचारिक रूप दिया। अब कुछ विजुअल। हम तो पाई चार्ट्स देख रहे हैं जो ग्लोबल इकोनॉमिक पावर की कहानी बताते हैं। टॉपिक, वर्ल्ड्स बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज। हुक। दुनिया का सामान आखिर बनाता कौन है? जवाब शायद आपके सोच से भी ज्यादा एक तरफा है। बिल्कुल, हमारे पास यहाँ 2 चार्ट्स हैं, एक है ग्रॉस प्रोडक्शन के लिए और दूसरा है वैल्यू एडेड के लिए। इसके डिफरेंस को समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल इमेजिन कीजिए। आप एक फोन असेंबल करते हैं। फोन की टोटल कीमत है ग्रॉस प्रोडक्शन, लेकिन आपने जो वैल्यू एक्चुअली ऐड की, आपका डिजाइन, आपका ब्रांड, आपका सॉफ्टवेयर, वो है वैल्यू एडेड। ये सोफिस्टिकेशन का एक मेजर है। लेट्स डिस्कस दिस। इंट्रोडक्शन। ये चार्ट्स ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हायरार्की का एक स्नैपशॉट है।
बैकग्राउंड है मैन्युफैक्चरिंग का पिछले कई दशकों से वेस्ट से ईस्ट मुख्य रूप से चाइना में शिफ्ट होना। अब आते हैं कोर लॉजिक यानी नंबर्स पर। ग्रॉस प्रोडक्शन में चाइना का अकेले 35% वर्ल्ड शेयर है। 35%? हाँ, मैसिव। यूएसए काफी दूर दूसरे नंबर पर 12% पर है, जापान 6%, जर्मनी 4% और इंडिया 3% पर है। अब वैल्यू एडेड चार्ट देखते हैं, ये और भी इंटरेस्टिंग है। चाइना का शेयर 29% है, अभी भी सबसे बड़ा, बहुत बड़े मार्जिन से। यूएसए 16%, जापान 7%, जर्मनी 5% और इंडिया फिर से 3% पर है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट और एनालिसिस बिल्कुल साफ है। चाइना सिर्फ वॉल्यूम ग्रॉस प्रोडक्शन के मामले में दुनिया की फैक्ट्री नहीं है, वो वैल्यू के मामले में भी लीडर है। राइट। ये दिखाता है कि चाइना अब सिर्फ सिंपल असेंबली नहीं कर रहा, वो हायर वैल्यू एक्टिविटीज में भी डीपली इन्वॉल्व है। इंडिया दोनों कैटेगरीज में 3% पर, यह दिखाता है कि ग्रोथ का बहुत स्कोप है। तो इन कंक्लूजन, ये पाई चार्ट्स चाइना के डोमिनेंस का एक साफ चित्र है एज द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, दोनों क्वांटिटी और क्वालिटी के मामले में। चलिए क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 1, ग्रॉस प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड में मेन डिफरेंस क्या है? पॉज। ग्रॉस प्रोडक्शन टोटल आउटपुट है, वैल्यू एडेड प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान क्रिएट की गई नेट वेल्थ है, यानी आउटपुट माइनस इनपुट कॉस्ट्स। वैल्यू एडेड एक इकोनॉमी की सोफिस्टिकेशन का बेहतर मापदंड है। क्वेश्चन 2, दोनों मेजर्स के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी कौन सी है? चाइना, विदाउट अ डाउट। ग्रॉस प्रोडक्शन में 35% और वैल्यू एडेड में 29%। क्वेश्चन 3, इन चार्ट्स के अनुसार इंडिया का शेयर दोनों कैटेगरीज में कितना है? इंडिया का शेयर दोनों में 3% है, ग्रॉस प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड। क्वेश्चन 4, दूसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी कौन है? यूएस दोनों कैटेगरीज में सेकंड है, ग्रॉस प्रोडक्शन में 12% और वैल्यू एडेड में 16%। फाइनल क्वेश्चन, एक देश के ग्रॉस प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड परसेंटेज के बीच का गैप क्या बताता है? छोटा गैप या ग्रॉस प्रोडक्शन के मुकाबले हायर वैल्यू एडेड परसेंटेज ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हाई मार्जिन मैन्युफैक्चरिंग का संकेत देता है। जैसे यूएस का परसेंटेज वैल्यू एडेड में ग्रॉस प्रोडक्शन से ज्यादा है, जो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में उसकी स्ट्रेंथ की तरफ इशारा करता है। Perfect. Let's do the practice cue. Right. Practice seeing. China leads the world in both gross production at 35% and value-added manufacturing at 29%, showing its dominance in both volume and sophistication. और इमीडिएट रिकैप। In short, पाई चार्ट साफ दिखाते हैं कि चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है, जो प्रोड्यूस किए गए सामान के वॉल्यूम और वैल्यू दोनों मामलों में आगे है। ओके, चलो एक सेकंड के लिए रुकते हैं। हमने अभी चाइना के जियोपॉलिटिक्स, रिलीजन, हिस्ट्री और इकोनॉमी के इतने सारे डायमेंशंस देखे। अगर इस लेवल का डीप एनालिसिस आपको डॉट्स कनेक्ट करने में मदद कर रहा है, तो दोस्त सोचिए हम साथ में और क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो अगर आपको ये डिस्कशन वैल्यूएबल लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए, लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप कोई भी फ्यूचर एनालिसिस मिस ना करें। आप सुपर थैंक्स का यूज करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सक्लूसिव कंटेंट और नोट्स के लिए हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका सपोर्ट हमें और भी हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने में हेल्प करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, वी बैक। नेक्स्ट टॉपिक, चाइना's पॉपुलेशन। हुक ये है, एक देश क्या करता है जब उसे अचानक एहसास होता है कि भविष्य में उसके पास शायद पर्याप्त लोग ना हो? वो उन्हें बच्चे पैदा करने के लिए पैसे देना शुरू कर देता है। एग्जैक्टली। हाँ, बिल्कुल यही हो रहा है। बड़ी खबर ये है कि चाइना 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पर चाइल्ड पर ईयर $500 की सब्सिडी देगा। ये एक डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव है। वाओ। रियल लाइफ एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को छोड़ने से रोकने के लिए एक बड़ा बोनस ऑफर करती है। यहाँ देश अपने सिटीजन्स को फ्यूचर सिटीजन्स क्रिएट करने के लिए बोनस दे रहा है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। इंट्रोडक्शन ये है कि चाइना एक गंभीर डेमोग्राफिक क्राइसिस का सामना कर रहा है। बैकग्राउंड है उसकी दशकों तक चली वन चाइल्ड पॉलिसी, जो बेहद प्रभावी थी, लेकिन अब एक डेमोग्राफिक क्लिफ पर ले आई है। राइट। उन्होंने इसे 2016 में खत्म कर दिया, लेकिन बर्थ रेट रिकवर नहीं हुआ है। अब आते हैं कोर लॉजिक और चौंका देने वाले नंबर्स पर। चाइना की आबादी लगातार 3 साल से घट रही है। यूएन के मॉडल्स प्रिडिक्ट करते हैं कि चाइना की आबादी 2100 तक 1.4 बिलियन से घटकर सिर्फ 800 मिलियन हो सकती है। That's a loss of 600 million people. यस, और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट अभी से महसूस हो रहा है। पिछले साल चाइना में सिर्फ 9.54 मिलियन जन्म हुए। ये 2016 में रिकॉर्ड किए गए नंबर का आधा है। आधा। हाँ। एक बुढ़ी होती आबादी और एक सिकुड़ता वर्कफोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। कंक्लूजन में, चाइना फाइनेंशियल पॉलिसीज का इस्तेमाल करके एक ऐसे डेमोग्राफिक ट्रेंड को रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है जो उसकी अपनी स्टेट पॉलिसीज ने बनाया था। ये एक बहुत बड़ा सोशल और इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट है। लेट्स डू द क्रॉस क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, चाइनीज गवर्नमेंट अपनी जनसंख्या गिरावट को रोकने के लिए क्या कर रही है? पॉज। वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रहे हैं, खास तौर पर 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए $500 पर चाइल्ड की सब्सिडी। क्वेश्चन 2, कितने लगातार सालों से चाइना की आबादी घट रही है? लगातार 3 सालों से। ये उनके लिए कंसिस्टेंट और चिंताजनक ट्रेंड है। क्वेश्चन 3, इस क्राइसिस को जन्म देने वाली मुख्य पॉलिसी कौन सी थी? वन चाइल्ड पॉलिसी, जो दशकों तक लागू रही और देश के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को नाटकीय रूप से बदल दिया। क्वेश्चन 4, साल 2100 तक चीन की आबादी के लिए यूएन की क्या भविष्यवाणी है? यूएन प्रिडिक्ट करता है कि ये अपने वर्तमान 1.4 बिलियन से घटकर 800 मिलियन तक गिर सकती है। एक ड्रामेटिक ड्रॉप। फाइनल क्वेश्चन, पिछले साल के जन्म के आंकड़े 2016 के मुकाबले कैसे हैं? पिछले साल सिर्फ 9.54 मिलियन जन्म हुए, जो 2016 यानी जिस साल वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म हुई उस साल के नंबर का आधा है। ये दिखाता है कि सिर्फ पॉलिसी खत्म करना जन्म दर बढ़ाने के लिए काफी नहीं था। ग्रेट, लेट्स डू द प्रैक्टिस क्यू।
Practice saying China is offering financial subsidies to combat a demographic crisis caused by its former one-child policy, as its population has declined for 3 straight years. और मिनी रिकैप। In short, चीन एक गंभीर डेमोग्राफिक संकट का सामना कर रहा है और उसकी सरकार अब नागरिकों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय नीतियों का उपयोग करने की कोशिश कर रही है। ओके, नेक्स्ट चंक। हम फिर से चाइना के ट्रेड बैरियर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन एक नए ट्विस्ट के साथ। हुक, इमेजिन कीजिए कि 300 से ज्यादा हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स अचानक एक ऐसी फैक्ट्री से इस्तीफा दे दें जो नया आईफोन बनाने वाली है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या एक स्ट्रैटेजिक प्लॉय है? यही सवाल हर कोई पूछ रहा है। तो हुआ क्या? 300 से ज्यादा चाइनीज इंजीनियर्स ने तमिलनाडु और कर्नाटका में फॉक्सकॉन के आईफोन 17 प्लांट्स छोड़ दिए हैं। ओह, और इसे इंडिया के बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस को रोकने की एक संभावित चाइनीज चाल के रूप में देखा जा रहा है। इसे ऐसे सोचिए जैसे एक राइवल टीम के सारे स्टार प्लेयर्स चैंपियनशिप गेम से ठीक पहले अचानक रिटायर हो जाएं। ये संदिग्ध लगता है। एवलन, लेट्स डिस्कस दिस। इंट्रोडक्शन। ये एक साफ एग्जांपल है कि कैसे ट्रेड और टेक्नोलॉजी कंपटीशन सिर्फ टैरिफ से नहीं बल्कि ह्यूमन कैपिटल से भी लड़ा जा रहा है। बैकग्राउंड है इंडिया का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और एप्पल और फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सेटअप करने के लिए आकर्षित करने में उसकी सफलता, जो सीधे चाइना से कम्पीट कर रहा है। यहाँ कोर लॉजिक चोक पॉइंट्स क्रिएट करने का है। चाइना जानता है कि इन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग लाइंस को सेटअप करने के लिए स्किल्ड इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस क्रूशल हैं। राइट। उनके एग्जिट को एनकरेज या फैसिलिटेट करके वो प्रोजेक्ट के लिए सिग्निफिकेंट डिलेज और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ये दूसरे बैरियर्स के साथ मिलकर काम करता है, जैसे हमने डिस्कस किया रेयर अर्थ्स और कैपिटल इक्विपमेंट पर एक्सपोर्ट कर्व्स, जो इंडिया के ईवी, सोलर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स को स्लो डाउन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और रियल वर्ल्ड इंपैक्ट है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग गोल्स में एक सीढ़ी बढ़ा। ये क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेन एक्सपर्टीज पर निर्भर रहने की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। कंक्लूजन में चाइना मैन्युफैक्चरिंग में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें मटेरियल्स और स्किल्ड मैन पावर दोनों पर कंट्रोल को स्ट्रेटेजिक टूल्स के रूप में यूज किया जा रहा है। इस पर क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 1, फॉक्सकॉन प्लांट से 300 चाइनीज इंजीनियर्स के एग्जिट को एक प्लॉय क्यों माना जा रहा है? पॉज। क्योंकि ये इंडिया के महत्वाकांक्षी और बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सीधे तौर पर बाधित और रोकता है, जो चाइना का एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। इसकी टाइमिंग और स्केल संदिग्ध हैं। क्वेश्चन 2, ये फॉक्सकॉन प्लांट्स किन स्पेसिफिक इंडियन स्टेट्स में स्थित थे? तमिलनाडु और कर्नाटका। ये इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के बड़े हब्स बन रहे हैं। क्वेश्चन 3, इस ह्यूमन कैपिटल बैरियर के अलावा चाइना इंडिया के खिलाफ और कौन से ट्रेड बैरियर्स इस्तेमाल कर रहा है? वो क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे गैलियम और जर्मेनियम और फैक्ट्रीज के लिए जरूरी कैपिटल इक्विपमेंट पर एक्सपोर्ट कर्व्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वेश्चन 4, इन बैरियर्स द्वारा किन स्पेसिफिक इंडियन सेक्टर्स को टारगेट किया जा रहा है? द EVs, सोलर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स। ये हाई ग्रोथ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं जिन पर इंडिया फोकस कर रहा है। फाइनल क्वेश्चन, ये घटना मॉडर्न सप्लाई चेन्स के बारे में क्या बताती है? ये एक नई कमजोरी को उजागर करती है, फॉरेन स्पेशलाइज्ड ह्यूमन कैपिटल पर निर्भरता। ये दिखाता है कि सप्लाई चेन सिर्फ पार्ट्स की कमी से नहीं बल्कि स्किल्ड लोगों की कमी से भी डिस्टर्ब हो सकती हैं। Very insightful. Okay, practice क्यों? Practicing. The exit of Chinese engineers from Foxconn's Indian plants is seen as a strategic ploy by China to stall India's electronics manufacturing alongside its export curbs on rare earths. Our mini recap. In short, चाइना सप्लाई चेन्स और स्किल्ड लेबर पर अपने कंट्रोल का इस्तेमाल इंडिया जैसे प्रतिद्वंदियों के औद्योगिक विकास को बाधित करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक टूल के रूप में कर रहा है। अगला टॉपिक कुछ ऐसा जो शायद एक स्पाई मूवी से लगे। टॉपिक चाइना's पुलिसिंग नेटवर्क। हुक, चाइनीज पुलिस ऑफिसर्स एक पॉपुलर यूरोपियन टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? ये हो रहा है। खबर यह है कि चाइना ने क्रोएशिया में एक जॉइंट पेट्रोल मिशन के लिए 8 सदस्यीय पुलिस टीम की तैनाती की घोषणा की है। क्रोएशिया में? हाँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के लिए जैसे आप न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर इंडियन पुलिस ऑफिसर्स को इंडियन टूरिस्ट की मदद करने के लिए पेट्रोल करते देखें। सरफेस पर यह मददगार लगता है, लेकिन ये सॉवरेनिटी पर बहुत सारे सवाल खड़े करता है। लेट्स गेट इनटू इट। इंट्रोडक्शन ये है कि चाइना अपनी लॉ एनफोर्समेंट की पहुंच अपनी सीमाओं से बहुत दूर तक बढ़ा रहा है। बैकग्राउंड है चाइना का बढ़ता ग्लोबल फुटप्रिंट, जिसके लाखों नागरिक अब विदेशों में रह, काम कर और ट्रैवल कर रहे हैं। बीजिंग कहता है कि ये पेट्रोल्स चाइनीज टूरिस्ट की मदद के लिए हैं। लेकिन कोर लॉजिक और जो चीज कई ऑब्जर्वर्स को चिंतित करती है, यह है कि ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। चाइना के सर्बिया और हंगरी के साथ भी ऐसे ही जॉइंट पेट्रोल्स हैं। अच्छा। इनफैक्ट हंगरी में तो चाइनीज पुलिस सर्विस सेंटर्स भी हैं। इटली में पहले जॉइंट पेट्रोल्स होते थे, लेकिन उन्होंने इन सो कॉल्ड सर्विस सेंटर्स पर चिंताओं के कारण उन्हें सस्पेंड कर दिया, जिनके बारे में क्रिटिक्स कहते हैं कि इनका इस्तेमाल विदेशों में चाइनीज डिसिडेंट्स को मॉनिटर और डराने के लिए किया जाता है। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट है विदेशी जमीन पर चाइना की स्टेट पावर का नॉर्मलाइजेशन। ये चाइना के लिए अपने प्रभाव को बढ़ाने और अपने ओवरसीज सिटीजन्स पर नजर रखने का एक तरीका है, जो नेशनल जुरिस्डिक्शन की लाइंस को ब्लर करता है। कंक्लूजन में ये जॉइंट पेट्रोल सिर्फ टूरिस्ट सेफ्टी के बारे में नहीं है, ये चाइना के बढ़ते ग्लोबल प्रेजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी apparatus का एक टूल है। टाइम फॉर क्रॉस क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, हाल ही में चाइना ने किस यूरोपियन देश के साथ जॉइंट पेट्रोल मिशन की घोषणा की है? पॉज। वो है क्रोएशिया। क्वेश्चन 2, क्या आप 3 और यूरोपीय देशों के नाम बता सकती हैं जहां चाइना ने ऐसी ही पुलिस प्रेजेंस स्थापित की है? हाँ, सर्बिया, हंगरी और पहले इटली।
क्वेश्चन 3, इटली ने चाइना के साथ अपना जॉइंट पेट्रोल प्रोग्राम क्यों सस्पेंड कर दिया? इटली ने प्रोग्राम को अपनी जमीन पर ऑपरेट हो रहे अनऑफिशियल चाइनीज सर्विस सेंटर्स पर चिंताओं के कारण सस्पेंड कर दिया। क्वेश्चन 4, चाइना इन जॉइंट पेट्रोल्स के लिए ऑफिशियल रीजन क्या देता है? ऑफिशियल रीजन है चाइनीज टूरिस्ट की सहायता करना और विदेश में उनके सामने आने वाली किसी भी समस्या से निपटना। फाइनल क्वेश्चन, वेस्टर्न देशों को इन पेट्रोल्स और सर्विस सेंटर से मुख्य चिंता क्या है? मुख्य चिंता सॉवरेनिटी और इस संभावना के बारे में है कि इनका इस्तेमाल विदेशों में रह रहे चाइनीज सिटीजन्स, खासकर डिसिडेंट्स को मॉनिटर, परेशान या यहां तक कि रिपैट्रिएट करने के लिए किया जा रहा है, जिससे चीन के अथॉरिटेरियन सिस्टम की पहुंच बढ़ती है। Exactly. Let's do the practice cue. Practice saying, China is expanding its law enforcement reach into Europe through joint patrols in countries like Croatia and Serbia, raising concerns about sovereignty. all right, mini recap. In short, चाइना जॉइंट पेट्रोल्स के माध्यम से यूरोप में अपनी कानून प्रवर्तन की पहुंच बढ़ा रहा है, जो उसकी उपस्थिति को सामान्य बनाता है और क्षेत्रातीत प्रभाव के बारे में चिंताएं पैदा करता है। Alright, चलिए पैसे की बात करते हैं, बहुत सारे पैसे की। टॉपिक चाइनाज चेकबुक डिप्लोमेसी। हुक एक हैरान कर देने वाला नंबर है, $2 ट्रिलियन। 2 ट्रिलियन। हाँ, ये वो अमाउंट है जो चाइना ने दूसरे देशों को उधार दिया है। लेकिन क्या ये चैरिटी है या ये एक जाल है? That's the $2 ट्रिलियन क्वेश्चन। तो चेकबुक डिप्लोमेसी है क्या? ये बेसिकली एक देश की फाइनेंशियल पावर, लोन्स, ग्रांट्स, इन्वेस्टमेंट्स का इस्तेमाल अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स हासिल करने के लिए है। इमेजिन कीजिए आप बहुत अमीर हैं और आप अपने पड़ोसियों को घर की मरम्मत के लिए पैसे उधार देकर मदद करते हैं, लेकिन बदले में आपको उनके घर के नियमों में बोलने का हक मिल जाता है। ये एक सिंपल एनालॉजी है उसके लिए जो चाइना ग्लोबल स्केल पर कर रहा है। लेट्स डिस्कस दिस। इंट्रोडक्शन। हम देख रहे हैं कि कैसे चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिशियल क्रेडिटर बन गया है और उसके आसपास के विवाद। बैकग्राउंड है चाइना का पिछले कुछ दशकों का इकोनॉमिक बूम, जिसने उसे विदेशों में इन्वेस्ट करने के लिए मैसिव फॉरेन करेंसी रिजर्व्स दिए हैं। इसका कोर लॉजिक समय के साथ बदला है। डेटा दिखाता है कि 2000 से 2023 तक चाइना ने दुनिया के 80% से ज्यादा देशों को $2 ट्रिलियन से अधिक के लोन्स और ग्रांट्स दिए। 80% ऑफ कंट्रीज। हाँ, और एक फन फैक्ट, टॉप 3 रेसिपिएंट्स गरीब देश नहीं है, वो हैं यूएस, रशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये एक बड़ा शिफ्ट दिखाता है। चाइना गरीब देशों के लिए एक एड प्रोवाइडर से डेवलप्ड नेशंस के लिए एक कमर्शियल लेंडर की भूमिका में जा रहा है। और ये उसके फेमस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI में दिखता है। जब BRI 2013 में शुरू हुआ तो ये डेवलपिंग नेशंस में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बारे में था और ये चाइना के लेंडिंग का 75% था। अब BRI सिर्फ 25% है। ओह, दैट्स अ बिग ड्रॉप। हाँ, फोकस अब कमर्शियल लोन्स पर है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। चाइना 157 देशों का, जिसमें इंडिया भी शामिल है, टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में लगभग 30% का योगदान देता है। लेकिन यहाँ कंट्रोवर्शियल पार्ट है, डेट ट्रैप। इसका क्लासिक केस स्टडी है श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। श्रीलंका पोर्ट बनाने के लिए लिए गए चाइनीज लोन्स के चुका नहीं पाया तो 2017 में उन्हें ऐसे 99 सालों के लिए एक चाइनीज स्टेट ओन कंपनी को लीज पर देना पड़ा। राइट। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी दोस्त। कंक्लूजन में चाइना की चेकबुक डिप्लोमेसी एड से कमर्शियल लेंडिंग में इवॉल्व हुई है, लेकिन मूल चिंता वही है। क्या चाइना स्ट्रेटेजिक एसेट्स और दुनिया भर में प्रभाव हासिल करने के लिए कर्ज का इस्तेमाल कर रहा है? चलिए इसे कुछ सवालों के साथ लॉक करते हैं। पहला, क्या चाइना का लेंडिंग फोकस शिफ्ट हुआ है और अगर हाँ तो कैसे? पॉज। हाँ, ये नाटकीय रूप से शिफ्ट हुआ है। फोकस BRI के तहत गरीब देशों में एड बेस्ड प्रोजेक्ट से हटकर डेवलप्ड नेशंस के लिए कमर्शियल लेंडिंग पर चला गया है। क्वेश्चन 2, चाइना की ओवरऑल लेंडिंग में BRI का शेयर क्या हुआ है? ये काफी हद तक घटा है। 75% लेंडिंग से घटकर अब सिर्फ 25% रह गया है। क्वेश्चन 3, क्या आप डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का सबसे फेमस एग्जांपल दे सकती हैं? वो होगा श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, जिससे श्रीलंका के लोन्स पर डिफॉल्ट करने के बाद 99 साल के लिए एक चाइनीज कंपनी को लीज पर दे दिया गया। क्वेश्चन 4, कौन से 3 देश चाइनीज लेंडिंग के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता थे? क्या ये डेट ट्रैप नैरेटिव में फिट बैठता है? द US, रशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये एक फैसिनेटिंग पॉइंट है क्योंकि ये दिखाता है कि चाइना शक्तिशाली इकोनॉमीज के लिए भी एक मेजर कमर्शियल लेंडर है, जो सिंपल डेट ट्रैप नैरेटिव को कॉम्प्लिकेट करता है। फाइनल क्वेश्चन, इंडिया ने चाइना से कितना उधार लिया है और किन सेक्टर्स में? इंडियन एंटिटीज ने लगभग $11.1 बिलियन का उधार लिया है, मुख्य रूप से एनर्जी और बैंकिंग सेक्टर्स के लिए। Excellent. Let's do the practice cue. Practicing. China's checkbook diplomacy has shifted from aid-based BRI projects to commercial lending, with the Hambantota port case being a key example of debt trap concerns. On many recap. In short, चाइना की चेकबुक डिप्लोमेसी विकसित हुई है, अब सहायता से अधिक वाणिज्यिक हितों पर केंद्रित है, लेकिन रणनीतिक संपत्ति हासिल करने के लिए कर्ज का उपयोग करने की चिंताएं बनी हुई हैं। अगला, लैटिन अमेरिका से एक क्विक लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट। टॉपिक, कोलंबिया जॉइन्स द BRI। हुक, एक साउथ अमेरिकन देश के चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल होने से हमारा क्या लेना देना? बहुत कुछ, जब आप सोचते हैं कि ये किसके बैकयार्ड में हो रहा है। Exactly. तो बड़ी खबर ये है कि कोलंबिया चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में औपचारिक रूप से शामिल हो गया है। ये एक बड़ी बात क्यों है? रियल लाइफ एग्जाम्पल के लिए इमेजिन कीजिए, आपके पड़ोसी का सबसे बड़ा दुश्मन अचानक आपके गेस्ट हाउस में रहने वाले व्यक्ति का सबसे अच्छा दोस्त बन जाए। ये आपकी गली में पावर डायनामिक को पूरी तरह से बदल देता है। Let's discuss this. इंट्रोडक्शन ये है कि चाइना का प्रभाव लैटिन अमेरिका में महत्वपूर्ण रूप से प्रवेश कर रहा है।
बैकग्राउंड है मॉनरो डॉक्ट्रिन, एक लंबे समय से चली आ रही यूएस पॉलिसी जो लैटिन अमेरिका को अपने प्रभाव का अनन्य क्षेत्र, अपना बैकयार्ड मानती थी। इसका कोर लॉजिक इकोनॉमिक है। चाइना, ब्राजील, पेरू और चिली जैसे कई प्रमुख लैटिन अमेरिकन देशों का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, यूएस को पीछे छोड़ते हुए। राइट। कोलंबिया के शामिल होने के साथ अब लैटिन अमेरिका के 2/3 देश बीआरआई का हिस्सा हैं। और इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट जियोपॉलिटिकल है। ये यूएस के प्रभाव के लिए उसके अपने हेमिस्फीयर में एक सीधी चुनौती है। ये दिखाता है कि चाइना की आर्थिक शक्ति दुनिया भर में डिप्लोमैटिक और स्ट्रैटेजिक लाभ में बदल रही है। कंक्लूजन में कोलंबिया का बीआरआई में शामिल होना सिर्फ एक नए पोर्ट या रेलवे के बारे में नहीं है। ये ग्लोबल चेसबोर्ड पर एक और मोहरा है जो एक ऐसे रीजन में चाइना की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाता है जो ऐतिहासिक रूप से यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा डोमिनेट किया जाता था। चलिए कुछ क्विक क्वेश्चंस करते हैं। पहला, हाल ही में कौन सा लैटिन अमेरिकन देश बीआरआई में शामिल हुआ है? पोज, वो है कोलंबिया। दूसरा सवाल, चीन के लैटिन अमेरिका में बढ़ते प्रभाव से कौन सी परंपरागत यूएस पॉलिसी को चुनौती मिल रही है? द मॉनरो डॉक्ट्रिन, जो लैटिन अमेरिका को यूएस के प्रभाव क्षेत्र में मानता था। तीसरा सवाल, अब लैटिन अमेरिका के कितने देश बीआरआई का हिस्सा हैं? लगभग 2/3। ये एक महत्वपूर्ण बहुमत है। चौथा सवाल, कई लैटिन अमेरिकन देशों के लिए अब उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? चीन ने ब्राजील और चिली जैसे कई प्रमुख देशों के लिए सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में यूएस को पीछे छोड़ दिया है। फाइनल क्वेश्चन, ये ट्रेंड क्या दर्शाता है? ये ग्लोबल पावर डायनामिक्स में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है, जिसमें चाइना का आर्थिक प्रभाव एक मल्टीपोलर दुनिया बना रहा है और पारंपरिक प्रभाव क्षेत्रों को सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है। Well put. Let's do the practice cue. Practicing, Colombia's entry into the BRI highlights China's growing influence in Latin America, directly challenging the US Monroe Doctrine. और मिनी रिकैप। In short, कोलंबिया का बीआरआई में शामिल होना लैटिन अमेरिका में चीन के बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव को रेखांकित करता है, एक ऐसा क्षेत्र जो ऐतिहासिक रूप से यूएस प्रभाव के अधीन रहा है। ओके, चाइना के वेस्टर्न फ्रंटियर पर वापस चलते हैं। हाँ। टॉपिक, द शिनजियांग टू तिब्बत रेलवे। हाँ। इसका हुक है, ये सिर्फ एक रेलवे नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक ड्रैगन है जो ठीक इंडिया के दरवाजे पर बनाया जा रहा है। ये कहने का एक शक्तिशाली तरीका है। तो हो क्या रहा है, चाइना ने शिनजियांग को तिब्बत या क्सैंग जैसा वो कहते हैं से जोड़ने के लिए एक विशाल रेलवे बनाने के लिए एक नई कंपनी स्थापित की है। अच्छा। रियल लाइफ एग्जाम्पल के लिए इसे ऐसे सोचिए जैसे आपकी बाउंड्री के समानांतर एक मल्टीलेन सुपर हाईवे बनाया जा रहा हो, जिससे आपका पड़ोसी अपने भारी उपकरणों को अपनी प्रॉपर्टी के एक छोर से दूसरे छोर तक रिकॉर्ड समय में ले जा सके। ये आपको बहुत चिंतित कर देगा। लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन। इंट्रोडक्शन ये है कि ये रेलवे एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके इंडिया के लिए विशाल स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस हैं। बैकग्राउंड है चाइना की गो वेस्ट स्ट्रेटेजी जो 2000 में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य उसके विशाल कम आबादी वाले और राजनीतिक रूप से संवेदनशील पश्चिमी क्षेत्रों को विकसित करना था। रूट का कोर लॉजिक की है, ये शिनजियांग के होटान से शिगात्से और फिर तिब्बत के लासा तक चलेगा। महत्वपूर्ण रूप से इस रेलवे के कुछ हिस्से इंडिया के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के बहुत करीब से गुजरेंगे और ये अक्साई चीन से भी गुजर सकता है, एक ऐसा क्षेत्र जिसे इंडिया क्लेम करता है लेकिन जो चाइनीज कंट्रोल में है। और इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट मुख्य रूप से मिलिट्री है। ये रेलवे चाइना की मिलिट्री मोबिलिटी को नाटकीय रूप से बढ़ा देगा। राइट। यह उन्हें तेजी से सैनिक, टैंक्स, तोपखाने और सप्लाईज को इंडिया के बॉर्डर पर तैनात करने की अनुमति देगा। यह हाई हिमालय में मिलिट्री बैलेंस के लिए गेम चेंजर है। कंक्लूजन में, शिनजियांग तिब्बत रेलवे एक डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। यह आर्थिक विकास के लक्ष्यों को पूरा करता है, लेकिन इसका प्राथमिक महत्व अपने पश्चिमी क्षेत्रों पर चीन के नियंत्रण को मजबूत करने और इंडिया के खिलाफ शक्ति प्रदर्शित करने के लिए एक शक्तिशाली स्ट्रेटेजिक टूल के रूप में है। चलिए कुछ सवालों से डिटेल्स को लॉक करते हैं। पहला, शिनजियांग तिब्बत रेलवे के संदर्भ में इंडिया के लिए मुख्य स्ट्रेटेजिक चिंता क्या है? मुख्य चिंता यह है कि ये LAC के पास चाइना की मिलिट्री मोबिलिटी को बहुत बढ़ा देगा, जिससे तेजी से सेना की तैनाती हो सकेगी और ये अक्साई चीन जैसे विवादित क्षेत्र से गुजर सकता है। क्वेश्चन 2, एक मेमोरी हैक। इस रेलवे के रूट को कैसे याद रख सकते हैं? इसे ऐसे सोचिए कि ये चीन के पश्चिम में दो सबसे संवेदनशील और स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमस रीजन्स को जोड़ता है। नॉर्थ वेस्ट में शिनजियांग से साउथ में तिब्बत तक की शहर हैं होटान से लासा। क्वेश्चन 3, ये रेलवे किस बड़ी चाइनीज स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? ये गो वेस्ट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसे 2000 में चीन के पश्चिमी प्रांतों को विकसित करने के लिए शुरू किया गया था। क्वेश्चन 4, शिनजियांग रीजन का अपना क्या महत्व है? ये चीन का सबसे बड़ा ऑटोनोमस रीजन है। ये मिनरल से भरपूर है और ये 8 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ये उइगुर मुस्लिम आबादी का घर भी है, जो इसे एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र बनाता है। फाइनल क्वेश्चन, मिलिट्री मोबिलिटी के अलावा ये रेलवे चाइना के लिए और क्या उद्देश्य पूरा करता है? ये इन दूर दराज के क्षेत्रों को बाकी चीन के साथ आर्थिक रूप से एकीकृत करने में मदद करता है, केंद्र सरकार के नियंत्रण को मजबूत करता है और संसाधन निष्कर्षण को सुविधाजनक बनाता है। Perfect. Let's do the practice cue. Practice saying, the Xinjiang Tibet Railway enhances China's military mobility near the LAC and passes through disputed territory like Aksai Chin. और मिनी रिकैप। In short, ये रेलवे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये चीन के लिए भारतीय सीमा पर अपनी सैनिक क्षमताओं को बढ़ाने और अपने अशांत पश्चिमी क्षेत्रों पर नियंत्रण मजबूत करने का एक शक्तिशाली रणनीतिक उपकरण है। चाइना पर हमारा आखिरी पीस, और ये एक बड़ा है टॉपिक, द डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र। हुक, चाइना एक इतना बड़ा बांध बना रहा है कि वो नीचे के लाखों लोगों के लिए पानी बंद कर सकता है, और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। तो हो क्या रहा है, चाइना ने ब्रह्मपुत्र नदी पर, जिसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहते हैं,
अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के बहुत करीब एक विशाल बंद का निर्माण शुरू कर दिया है। ओ वाओ। रियल लाइफ एग्जाम्पल के लिए ये ऐसा है जैसे आपका उपस्ट्रीम पड़ोसी एक विशाल जलाशय बनाए जो आपके खेत से बहने वाली धारा का सारा पानी इकट्ठा कर ले। अब वो आपके पानी की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। लेट्स डिस्कस इट। इंट्रोडक्शन ये है कि ये बांध इंडिया के लिए जल सुरक्षा पर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। बैकग्राउंड ये है कि इंडिया एक लोअर राइपेरियन स्टेट है, जो एक टेक्निकल टर्म है जिसका सीधा सा मतलब है कि वो चाइना से डाउनस्ट्रीम है। चाइना के पर्सपेक्टिव से कोर लॉजिक एनर्जी और वाटर मैनेजमेंट है। वो बांध को स्वच्छ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का स्रोत मानते हैं, लेकिन इंडिया के लिए चिंताएं बहुत बड़ी हैं। राइट। चाइना नदी के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है। वो सूखे मौसम में पानी रोक सकते हैं, जिससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश में कृषि प्रभावित हो सकती है। या वो मॉनसून के दौरान भारी मात्रा में पानी छोड़ सकते हैं, जिससे विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि ये पानी को एक संभावित स्ट्रेटेजिक हथियार बना देता है। एक संघर्ष के समय ब्रह्मपुत्र के प्रवाह पर नियंत्रण का इस्तेमाल इंडिया पर अत्यधिक दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। ये पहले से ही कठिन रिश्ते में तनाव की एक और परत जोड़ता है। कंक्लूजन में ब्रह्मपुत्र बांध एक प्रमुख विवाद का विषय है, जो हाइड्रोपॉलिटिक्स के बढ़ते मुद्दे और दोनों देशों के बीच जल साझा संधि की कमी को उजागर करता है। चाइना पर समाप्त करने के लिए कुछ जल्दी से सवाल। पहला, इस बांध से इंडिया को मुख्य खतरा क्या है? पॉज। खतरा यह है कि चाइना ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है, जो डाउनस्ट्रीम कृषि और आजीविका को प्रभावित कर सकता है, और यहां तक कि एक संघर्ष के दौरान एक स्ट्रेटेजिक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन 2, एक साझा नदी पर डाउनस्ट्रीम स्थित देश के लिए क्या टर्म है? वो है लोअर राइपेरियन स्टेट। इस संदर्भ में इंडिया और बांग्लादेश लोअर राइपेरियन स्टेट्स हैं, जबकि चाइना अपर राइपेरियन स्टेट है। क्वेश्चन 3, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? इसे यारलंग सांगपो कहते हैं। क्वेश्चन 4, चाइना यह बांध ठीक कहाँ बना रहा है? अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास, उस रीजन में जहां नदी इंडिया में प्रवेश करने से पहले एक बड़ा मोड़ लेती है। फाइनल क्वेश्चन, इंडिया और चाइना के बीच कौन सा महत्वपूर्ण समझौता नहीं है जो इस मुद्दे को इतना तनावपूर्ण बनाता है? इंडिया और चाइना के बीच कोई औपचारिक जल साझा संधि या समझौता नहीं है, जिसका मतलब है कि नदी के संसाधनों को कैसे प्रबंधित किया जाना चाहिए, इसके लिए कोई कानूनी नियम नहीं है। That's a critical point. Let's do the practice cue. Practice saying, as a lower riparian state, India has serious concerns about China's new dam on the Brahmaputra, as it could impact water security. और मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, चाइना का ब्रह्मपुत्रा पर बांध जल साझा को एक और संघर्ष का बिंदु बना रहा है, जो पहले से ही तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में एक और परत जोड़ रहा है। हाँ, let's start with the beautiful but strategically vital island nation, Maldives. Great. So the next section is India and its immediate neighbors. And the chunk is Maldives, the Sagar Mahasagar doctrine. Heading, Maldives. From sour ties to strategic realignment. इसे एक्सप्लेन कीजिए, क्या हो रहा है मालदीव्स में? 2023 में खराब हुए रिश्तों के बाद इंडिया और मालदीव्स के संबंध अब आहिस्ता-आहिस्ता पटरी पर लौट रहे हैं। और इसमें इंडिया की पॉलिसी इवॉल्व हो रही है, राइट? हाँ बिल्कुल, इंडिया की सागर पॉलिसी अब महासागर में इवॉल्व हो गई है, जो इंडियन ओशन से आगे बढ़कर ग्लोबल साउथ तक इंडिया के स्ट्रेटेजिक विजन को ले जाती है। इसकी एनालॉजी क्या होगी? इमेजिन आपकी एक पॉलिसी थी अपने घर और गार्डन को सेफ रखने की। ये है सागर। ठीक है। अब आपने इसे एक्सपैंड करके अपने पूरे पड़ोस और उससे भी आगे एक सिक्योरिटी और कॉपरेशन नेटवर्क बनाने का प्लान बनाया। ये है महासागर। नाइस वन, लेट्स डिस्कस दिस। इंट्रोडक्शन यही है कि मालदीव्स की स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसे इंडिया के लिए इंडिस्पेंसिबल बनाती है। बिल्कुल, और बैकग्राउंड ये है कि पीएम मोदी का मालदीव्स की 60th इंडिपेंडेंस डे में शामिल होना रिश्तों में एक बड़े बदलाव का संकेत है। कोर लॉजिक पर आते हैं, मालदीव्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। मालदीव्स इंडिया के वेस्ट कोस्ट से बहुत करीब है। मिनिकॉयसिस सिर्फ 70 नॉटिकल माइल्स। दैट्स वेरी क्लोज। हाँ, और ये इंडियन ओशन के इंपॉर्टेंट कमर्शियल सी लेन्स पर स्थित है। सेकंड, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जैसे कि $750 मिलियन का डॉलर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, एफटीआई नेगोशिएशंस की शुरुआत और यूपीआई बेस्ड रूपी रुपया डिजिटल पेमेंट सिस्टम लॉन्च किए गए हैं। ओके, अब सागर वर्सेस महासागर को डिटेल में समझाइए। ओके, सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन 2015 में लॉन्च हुई इंडिया की मैरीटाइम पॉलिसी थी। इसका फोकस इंडियन ओशन रीजन IOR पर था। ठीक है। महासागर यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स 2025 में लॉन्च हुआ। ये सागर का एक्सपेंशन है, इसका स्कोप ग्लोबल साउथ है एंड इट्स एम इज टू काउंटर बैलेंस चाइनाज इन्फ्लुएंस। सो इसका यूपीएससी रेलेवेंस? सागर और महासागर के बीच का अंतर और इवोल्यूशन प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए क्रूशियल है, और करेंसी स्वैप और यूपीआई लिंकेज जैसे इकोनॉमिक टूल्स डिप्लोमेसी में इंडिया के बढ़ते इस्तेमाल को दिखाते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि मालदीव्स के साथ संबंधों को री एनर्जाइज करना इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा है। एब्सोल्युटली। लेट्स डू अ क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग। सागर का फुल फॉर्म क्या है और ये कब लॉन्च हुई? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, लॉन्च्ड इन 2015। और महासागर का स्कोप क्या है और इसका मेन एम क्या है? स्कोप है ग्लोबल साउथ और मेन एम है टू काउंटर बैलेंस चाइनाज इन्फ्लुएंस। मालदीव्स इंडिया के मिनिकॉय आइलैंड से कितनी दूर है? barely 70 नॉटिकल माइल्स, वेरी वेरी क्लोज। ओके, इंडिया और मालदीव्स के बीच हाल ही में हुए 2 आर्थिक समझौते बताइए। A $750 million currency swap and the launch of a UPI based digital payment system. परफेक्ट। और लास्ट में सागर का फोकस एरिया क्या था? The Indian Ocean region यानी IOR, महासागर expands beyond it. Okay, now pause in practicing. India's policy has evolved from Sagar, focused on the IOR, to Mahasagar, targeting the global south to counterbalance China. Nicely put. Mini recap. In short,
भारत मालदीव संबंध स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जो भारत की नई महासागर विजन से गाइडेड है। Okay, moving on to the next neighbor. Chunk 7. Sri Lanka, refugees, fishermen and connectivity. हेडिंग श्रीलंका, अ मल्टीफैसेटेड रिलेशनशिप। Explain this. इंडिया श्रीलंका के रिश्ते कई मुद्दों के इर्द गिर्द घूमते हैं, जैसे श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजीज को लीगल रिलीफ देना, पार्क बे में फिशरमैन का विवाद और स्टारलिंक जैसी नई टेक्नोलॉजी की एंट्री। इसकी analogy? द रिलेशनशिप इज लाइक मैनेजिंग अ कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट बिल्डिंग। आपको लॉन्ग टर्म रेजिडेंट्स विद स्पेशल नीड्स रेफ्यूजी से डील करना है, नेबर्स के बीच शेयर्ड रिसोर्सेज पर झगड़े फिशरमैन सुलझाने हैं और सबके लिए नया हाई स्पीड इंटरनेट भी इंस्टॉल करना है। That's a great analogy. Let's discuss. Introduction तो यही है कि श्रीलंका के साथ इंडिया के रिश्ते हिस्टोरिकल, कल्चरल और स्ट्रेटेजिकली बहुत गहरे हैं। हाँ, अब इसके कोर लॉजिक में सेवरल पॉइंट्स हैं। पहला, स्टारलिंक, स्पेसएक्स का सैटेलाइट इंटरनेट अब श्रीलंका में अवेलेबल है। अच्छा, सो वो साउथ एशिया में तीसरा देश बन गया है, भूटान और बांग्लादेश के बाद? करेक्ट। जबकि इंडिया में स्टारलिंक को अभी भी आयन स्पेस और डीओटी से फाइनल अप्रूवल्स का इंतजार है। इंटरेस्टिंग। दूसरा पॉइंट, श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज। हाँ, एमएचए ने 9 जनवरी 2015 से पहले इंडिया आए तमिल शरणार्थियों को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के पीनल प्रोविजन से छूट दी है। मतलब उन्हें अब इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। राइट, लेकिन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उन्हें सिटीजनशिप का रास्ता नहीं देता। ठीक है। तीसरा पॉइंट, फिशरमैन इशू एंड कच्छथेवो। ओके, सो कच्छथेवो द्वीप को इंडिया ने 1974 में एक समझौते के तहत श्रीलंका को दे दिया था। पर विवाद का मुख्य कारण क्या है? तमिलनाडु के फिशरमैन द्वारा बॉटम ट्रॉलिंग का उपयोग। ये समुद्री इकोलॉजी के लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव है। आई सी। और लास्ट में ऑपरेशन सागर बंधु। इंडिया ने संकट के समय श्रीलंका की मदद करने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी जैसे जहाजों ने रिलीफ मटेरियल पहुंचाया। तो इसका यूपीएससी रेलेवेंस क्या है? रेफ्यूजी इशू पर इंडिया का स्टांस, यानी नो नेशनल लॉ बट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटेक्शन, इंपॉर्टेंट है। सीए 2019 और इस नई एग्जेम्पशन के बीच का फर्क समझना जरूरी है। कच्छथेवो अग्रीमेंट और बॉटम ट्रॉलिंग का मुद्दा तो हमेशा खबरों में रहता है। कंक्लूजन ये है कि इंडिया श्रीलंका के साथ एक स्टेबल और फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड, डिप्लोमैटिक नेगोशिएशंस और इकोनॉमिक कोऑपरेशन का बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। इंडिया ने कच्छातीवो द्वीप श्रीलंका को किस साल सौंपा था? 1974। मछुआरों के विवाद का मुख्य कारण क्या है? The practice of bottom trawling by Indian fishermen. It's an ecological issue as much as a political one. तमिल शरणार्थियों को दी गई नई छूट क्या उन्हें सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल बनाती है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ उन्हें इलीगल माइग्रेंट के टैग और सजा से बचाती है, सिटीजनशिप का रास्ता नहीं खोलती। This distinction is crucial. राइट। ऑपरेशन सागर बंधु क्या था? ये श्रीलंका को संकट के समय में मदद पहुंचाने के लिए इंडिया का रिलीफ ऑपरेशन था। और साउथ एशिया में स्टारलिंक की सर्विसेज श्रीलंका से पहले किन दो देशों में शुरू हुई? भूटान एंड बांग्लादेश। Okay, now pause and practice saying. India ceded Kachchathevo in 1974 and the core fishing issue is bottom trawling. The new refugee exemption does not grant citizenship. That's a good summary. Mini recap. In short, भारत श्रीलंका संबंध शरणार्थी प्रबंधन, मछुआरों के विवादों को सुलझाने और स्ट्रेटेजिक मदद प्रदान करने के बीच एक नाजुक संतुलन है। अब चलते हैं हमारे हिमालयन नेबर्स की तरफ। चंक 8, भूटान एंड नेपाल कनेक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। हेडिंग। भूटान एंड नेपाल, हाइड्रो पावर, रेलवेज एंड रेमिटेंसेस। इसे एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। देखिए, भूटान के साथ इंडिया के रिश्ते हाइड्रो पावर और नई रेल कनेक्टिविटी पर बेस्ड हैं। ये हमारे स्पेशल रिलेशनशिप को और मजबूत करते हैं। और नेपाल? वहीं नेपाल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एक रेमिटेंस डिपेंडेंट इकोनॉमी की चुनौतियों से जूझ रहा है। इसके लिए एनालॉजी? भूटान इज लाइक अ रिलायबल बिजनेस पार्टनर, जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में को इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाइड्रो पावर, रेल। ओके। नेपाल ऑन द अदर हैंड इज लाइक अ टैलेंटेड बट स्ट्रगलिंग फ्रेंड, जिसे आप उनके फाइनेंसेस स्टेबलाइज करने में मदद कर रहे हैं, ट्रांजिट ट्रीटी, जबकि वो अपने इंटरनल इश्यूज फिगर आउट कर रहे हैं। दैट मेक्स इट वेरी क्लियर। लेट्स डिस्कस। इंट्रोडक्शन यही है कि इन दो हिमालयन पड़ोसियों के साथ इंडिया के रिश्ते बहुत अलग-अलग डायनामिक्स पर बेस्ड हैं। हाँ, कोर लॉजिक में पहले भूटान। इंडिया ने पुनः 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण में मदद की है। और रेल लिंक्स? अब फॉर द फर्स्ट टाइम 2 नए रेल लिंक्स कोकराझार गेलेफू और बनारहाट सामसे बनाए जा रहे हैं। और ये तो पता ही है कि इंडिया भूटान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अब नेपाल की बात करते हैं। नेपाल में इंडिया और नेपाल ने जोगबानी विराटनगर के बीच रेल बेस्ड फ्रेट मूवमेंट के लिए ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट में संशोधन किया है। पर वहां चैलेंजेस भी बहुत हैं। बिल्कुल। नेपाल में जेनजी के प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी 1990 से 30 सरकारें एक बड़ी चिंता है। और इकोनॉमी? नेपाल की इकोनॉमी रेमिटेंसेस पर बहुत ज्यादा निर्भर है। लगभग 77% हाउसहोल्ड्स को रेमिटेंसेस मिलते हैं। और एक रीसेंट डेवलपमेंट है कि सुशीला कार्की देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। व्हाट्स द यूपीएससी रेलेवेंस हियर? भूटान के साथ रेल लिंक एक मेजर कनेक्टिविटी बूस्ट है। नेपाल की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन रेमिटेंसेस, टॉप डेस्टिनेशन फॉर माइग्रेंट्स इज कतार, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये दोनों की फैक्टर्स हैं जो उसके डेवलपमेंट और इंडिया के साथ रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं। So the conclusion is, भूटान के साथ इंडिया का संबंध स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक आदर्श उदाहरण है, जबकि नेपाल के साथ संबंध चुनौतियों के बावजूद गहरे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट पर आधारित हैं। okay, क्रॉस क्वेश्चनिंग। इंडिया और भूटान के बीच पहली रेल लिंक किन दो रूट्स पर बन रही है? कोकराझार गलेपू, जो असम से है, और बनाहाट समसे, जो वेस्ट बंगाल से है। पुनासतंशु 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर है? ये संकोश रिवर पर है। नेपाल की इकोनॉमी मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? रेमिटेंसेस, याद रखना बहुत जरूरी है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की।
She was also the first woman Chief Justice. So, a great GK question. एब्सोल्युटली। और इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट में हालिया संशोधन किस बारे में था? To facilitate rail-based freight movement. Great. Now pause and practice saying India-Bhutan ties are strengthening with new rail links while Nepal faces challenges of political instability and a remittance-based economy. Perfect. Mini recap. In short, भारत भूटान के साथ कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है और नेपाल को उसकी आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों के बीच स्थिरता प्रदान करने में मदद कर रहा है। तो ये थी हमारे इमीडिएट नीबर्स की कहानी। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं एंड लेट्स लुक एट द बिगर पिक्चर ऑफ साउथ एशिया। हाँ, and then we'll move towards Southeast Asia. So part 3, regional and broader dynamics, and chunk 9 is South Asia and SAFTA. Heading: SAFTA, the paradox of high potential and low integration. Explain this paradox. देखिए, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया साफ्टा के बावजूद साउथ एशियन देशों के बीच आपसी व्यापार बहुत कम है। इतना कम? उनके कुल इंटरनेशनल ट्रेड का सिर्फ 5-7%। ये दुनिया के सबसे कम इंटीग्रेटेड रीजन्स में से एक है। इसके लिए एनालॉजी। Imagine a family of 8 very talented people living in a big house, but they barely talk to each other and prefer to do business with outsiders. That's the story of SAARC and SAFTA. A very apt analogy. Let's discuss. इंट्रोडक्शन यही है कि साउथ एशिया दुनिया की 25% आबादी का घर है, लेकिन इसका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बहुत कमजोर है। हाँ, कोर लॉजिक में पहले कंपैरिजन देखते हैं। साफ्टा का इंट्रा रीजनल ट्रेड 5-7%, EU 45% और आसियान 22% की तुलना में बहुत ही कम है। What's the potential versus reality? इस रीजन का ट्रेड $67 बिलियन हो सकता है, लेकिन अभी सिर्फ $23 बिलियन हैं। और इसका एक बड़ा कारण हाई कॉस्ट्स है, राइट? बिल्कुल। साउथ एशिया के भीतर व्यापार करने की लागत ब्राजील के साथ व्यापार करने से भी ज्यादा है, जो 22 गुना दूर है। कैन यू बिलीव दैट? That's insane. कुछ साफ्टा डिटेल्स बताइए। ये 2004 में साइन हुआ, 2006 से इफेक्टिव। अफगानिस्तान 2017 में इसका लेटेस्ट मेंबर बना। और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट सार्क समिट 2014 में काठमांडू में हुई थी। उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। तो इसका यूपीएससी रेलेवेंस? द रीजंस फॉर लो इंट्रा रीजनल ट्रेड, जैसे पॉलिटिकल टेंशंस, नॉन टैरिफ बैरियर्स, पुअर कनेक्टिविटी, ये मेंस के लिए एक क्लासिक टॉपिक है। और लास्ट सार्क समिट का साल 2014 जानना करंट स्टेलमेट को हाईलाइट करता है। कंक्लूजन: जब तक पॉलिटिकल ट्रस्ट की कमी को दूर नहीं किया जाता, तब तक साउथ एशिया अपनी आर्थिक क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएगा। टाइम फॉर क्रॉस क्वेश्चनिंग। साफ्टा के तहत इंट्रा रीजनल ट्रेड का परसेंटेज कितना है? Only 5-7%. This is the key data point to remember. साफ्टा का सबसे नया सदस्य कौन है और कब बना? अफगानिस्तान in 2017. आखिरी सार्क शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ था? 2014 इन काठमांडू, नेपाल। इससे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिकली डोमिनेंट है। राइट। साफ्टा का गठन कब हुआ? Signed in 2004 and effective from 2006. साउथ एशिया में ट्रेड की लागत इतनी ज्यादा क्यों है? Mainly due to political mistrust, poor infrastructure, and complex customs procedures. It's a combination of factors. Okay, now pause and practice saying, despite SAFTA, South Asia's intra-regional trade is only 5 to 7%, far below its potential due to high trade costs and political issues. Sums it up perfectly. Mini recap. In short, SAFTA एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन राजनीतिक बाधाओं के कारण ये लार्जली इनइफेक्टिव रहा है। Okay, let's move to the last few chunks. Chunk 10, East and Southeast Asia engagements. Heading: मंगोलिया, म्यांमार, फिलीपींस, इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन एक्शन। Explain this. इसका मतलब है कि इंडिया अब सिर्फ अपने पड़ोस तक ही सीमित नहीं है। वो मंगोलिया के साथ सिक्योरिटी कॉपरेशन बढ़ा रहा है, फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल्स एक्सपोर्ट कर रहा है और म्यांमार में चल रहे संघर्ष पर भी नजर रखे हुए है। इसके लिए एक एनालॉजी। दिस इज इंडिया एक्सपेंडिंग इट्स सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। एक है दूर का कल्चरली कनेक्टेड फ्रेंड मंगोलिया, ठीक है। दूसरा है एक टफ नेबरहुड में नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर फिलीपींस, और तीसरा है एक परेशान पड़ोसी जहां आपके इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, म्यांमार। ग्रेट एनालॉजी, लेट्स डिस्कस। इंट्रोडक्शन तो यही है कि इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी अब कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स में बदल रही है। बिल्कुल। कोर लॉजिक में पहले मंगोलिया, इंडिया मंगोलिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक नया कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू कर रहा है। और इनके बीच एक जॉइंट एक्सरसाइज भी होती है, राइट? हाँ, नोमैडिक एलिफेंट, ये नाम याद रखना है। ओके, म्यांमार का क्या सीन है? म्यांमार के चिन प्रोविंस में हिंसा के कारण लगभग 4000 लोग मिजोरम में रेफ्यूजी बनकर आए हैं। ये एरिया जो कम्युनिटी के कारण एथनिकली कनेक्टेड है। और वहाँ इंडिया का एक प्रोजेक्ट भी है। यस, इंडिया का कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, कोलकाता, सितवे, मिजोरम भी यही है, जो इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक रूट है। अब फिलीपींस की बात करते हैं। इंडिया फिलीपींस के संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक अपग्रेड किया गया है और फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर था। That was a big deal. ह्यूज डील। और इंडोनेशिया में भी वहां लेजिस्लेटर्स के हाउसिंग अलाउंस को लेकर प्रोटेस्ट हुए हैं, जो वेल्थ इनइक्वालिटी को हाईलाइट करते हैं। इस सब का यूपीएससी रेलेवेंस क्या है? नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया, कैलादान प्रोजेक्ट म्यांमार और ब्रह्मोस एक्सपोर्ट फिलीपींस, ये सब इंडिया के बढ़ते डिफेंस और स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन के की एग्जांपल्स हैं। और जो एथनिक कनेक्शन इंडिया म्यांमार बॉर्डर नॉर्थ ईस्ट डायनामिक्स को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन: इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में एक रिलायबल पार्टनर और सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में अपनी भूमिका को एक्टिवली बढ़ा रहा है। क्रॉस क्वेश्चनिंग: नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया किस देश के साथ करता है? मंगोलिया। ब्रह्मोस मिसाइल का पहला विदेशी खरीदार कौन था? द फिलीपींस। दिस इज अ लैंडमार्क डील, सो इसको याद रखना है। कालादान प्रोजेक्ट इंडिया के किस हिस्से को सी रूट से जोड़ता है? इट कनेक्ट्स कोलकाता टू मिजोरम थ्रू म्यांमार्स सिटवे पोर्ट।
अ वेरी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट। इंडिया और म्यांमार के बीच बॉर्डर बनाने वाली नदी का क्या नाम है, जो हाल ही में खबरों में थी? द ट्याओ रिवर। ओके, और इंडिया फिलीपीन संबंधों को हाल ही में किस स्तर पर अपग्रेड किया गया है? तो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। Good. Now pause and practice saying India's Act East policy includes the nomadic elephant exercise with Mongolia, the Kaladan project in Myanmar, and the BrahMos deal with the Philippines. दैट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सेंटेंस। Mini recap. इन शॉर्ट, मंगोलिया, म्यांमार और फिलीपींस के साथ भारत की एंगेजमेंट उसकी बढ़ती स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस को दर्शाती है। Now for our final topic for today. Chunk 11. The refugee question in India. हेडिंग रेफ्यूजीज इन इंडिया, अ पॉलिसी वैक्यूम। What does this mean? मतलब इंडिया में लाखों रेफ्यूजीज रहते हैं, लेकिन लीगली रेफ्यूजी शब्द की कोई डेफिनेशन नहीं है। इंडिया ने 1951 के यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन पर भी साइन नहीं किए हैं। जिससे रेफ्यूजीज की स्थिति एक लीगल ग्रे एरिया में रहती है। इन योर हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट यू डोंट हैव एनी ऑफिशियल हाउस रूल्स फॉर गेस्ट्स। तो आप हर गेस्ट को केस बाय केस बेसिस पर ट्रीट करते हैं। प्रिसाइजली, लेट्स डिस्कस दिस। इंट्रोडक्शन यही है कि रेफ्यूजी मुद्दा इंडिया के लिए एक कॉम्प्लेक्स, ह्यूमैनिटेरियन और लीगल चैलेंज है। लीगल स्टेटस क्या है इसका? कोर लॉजिक यही है कि इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द 1951 यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन। हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 इलीगल इमिग्रेंट को तो डिफाइन करता है, पर रेफ्यूजी को नहीं। इससे डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है ना? बिल्कुल। इंडिया अलग अलग ग्रुप्स के साथ अलग अलग व्यवहार करता है। टिबेटन और श्रीलंकन रेफ्यूजीज को कुछ प्रोटेक्शन दी जाती है, जबकि रोहिंग्या को इलीगल माइग्रेंट्स माना जाता है। और CAA 2019 ने इसमें क्या चेंज किया? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए 6 नॉन मुस्लिम समुदायों को इलीगल माइग्रेंट की डेफिनेशन से बाहर कर दिया। इसके लिए कट ऑफ डेट थी? हाँ, बस शर्त यह है कि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हों। बाय द वे, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब होता है? 20 जून को। 2025 की थीम थी सॉलिडेरिटी विद रेफ्यूजीज। व्हाट इज द UPSC रेलेवेंस ऑफ ऑल दिस? इंडिया का नॉन सिग्नेटरी स्टेटस टू द 1951 कन्वेंशन एक क्रूशल पॉइंट है। डिफरेंट रेफ्यूजी ग्रुप्स का डिफरेंट ट्रीटमेंट और CAA द्वारा बनाया गया लीगल डिस्टिंक्शन, ये दोनों ही प्रीलिम्स और मेंस के लिए की टॉपिक्स हैं। कंक्लूजन? एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल रेफ्यूजी लॉ की कमी इंडिया को एडहॉक पॉलिसीज पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करती है, जो अक्सर जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन से प्रभावित होती हैं। फाइनल क्रॉस क्वेश्चनिंग, क्या इंडिया 1951 के UN रेफ्यूजी कन्वेंशन का सिग्नेटरी है? नहीं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, रिमेंबर। नो, वी आर नॉट। इंडिया का कौन सा कानून इलीगल इमिग्रेंट को डिफाइन करता है? द सिटीजनशिप एक्ट 1955। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? 20th जून। CAA 2019 के तहत कट ऑफ डेट क्या है? December 31st, 2014। इंडिया में रोहिंग्या रेफ्यूजीज का लीगल दर्जा क्या है? They are treated as illegal migrants and cannot apply for citizenship under the current framework. Okay. Now pause and practice saying India is not a signatory to the 1951 Refugee Convention and lacks a national refugee law, leading to differential treatment of groups like Tibetans and Rohingya. That's the heart of the issue. And the mini recap? In short, भारत में शरणार्थियों के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचे की कमी है, जिससे उनकी स्थिति अनिश्चित बनी रहती है। Wow, what a journey. तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो मेन इंसाइट्स क्या हैं? तो आज हमने इंडिया के पड़ोस में एक लंबा और गहरा सफर तय किया। Let's quickly recap the main insights. प्लीज। पहला, चाइना के साथ इंडिया का रिश्ता बेहद जटिल है। इसमें बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी और सक्सेशन जैसे सेंसिटिव मुद्दे एक साथ मौजूद हैं। बिल्कुल। दूसरा, सार्क क्षेत्र में इमेंस पोटेंशियल है, लेकिन पॉलिटिकल ट्रस्ट की कमी के कारण ये दुनिया का सबसे कम इंटीग्रेटेड रीजन बना हुआ है। The 5 to 7% figure is shocking. इट इज। तीसरा, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब सिर्फ नेबरहुड फर्स्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि महासागर और एक्ट ईस्ट जैसी पॉलिसीज के माध्यम से वो एक बड़े स्ट्रेटेजिक कैनवस पर अपनी भूमिका निभा रहा है। सही। और अंत में, रेफ्यूजी मुद्दा इंडिया के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन और कानूनी चुनौती है, जिसका स्थायी समाधान एक नेशनल फ्रेमवर्क के बिना मुश्किल है। बिल्कुल सही। एंड हियर्स अ फाइनल थॉट टू मल ओवर। हमने देखा कि इंडिया आज अपने पड़ोसियों के साथ ट्रेड, सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी का संतुलन कैसे बना रहा है। हाँ, अ वेरी डेलिकेट बैलेंस। पर भविष्य में जब क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी की कमी, माइग्रेशन और रिसोर्स कंपटीशन जैसे मुद्दे और बढ़ेंगे, तब ये नाजुक रिश्ते कैसे इवॉल्व होंगे? व्हाट न्यू फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट माइट इमर्ज? ये सोचना जरूरी है।